हाँ दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ और जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं पिछले कई साल से अपने वालदा को सशक्त करने के लिए काम कर रहा हूँ और बहुत हद तक हमको कामयाबी मिली है। अल्लाह का करम है कि मेरी अम्मी को 4-5 जो बीमारी था तो सारी बीमारी से अच्छी हो रही है और सारे बीमारी का इलाज हो रहा है और अच्छी धीरे धीरे हो रही है। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चूँकि सारा चीज़ मैं ओपन कर दिया और चूँकि एक शरीयत का मामला था तो उसको भी मैंने बाज़ाब्ता फेसबुक में मेरी माँ बात कर चुकी है और फतवा भी सर्कुलेट कर किया जा चुका है। लेकिन फिर भी पता नहीं, आज भी मेरे वालिद साहब एक हमारे बहुत ही अजीज़ आदमी हैं सरंडा के, उनको अलर्ट पेचक में बुला करके परेशान किया। भाई एक बात जो है, जो मेरी माँ का जो मामला था, मेरी माँ का मामला जो है मेरे सामने की बात है। आज से करीब 30 साल कबल मेरे फादर एक नशे में 3 तलाक दे दिए थे। मेरी माँ चली गई थी मैं क्यों वहाँ, लेकिन मेरे फादर पीछे पीछे जाना, उनको परेशान करना, ये करना, गाँव के कुछ लोगों को गए और डेली जाते करीब 6 महीना साल भर के बाद 6-7 महीना के बाद उसको वापस लेकर के आ गए। जब वापस लेकर के आ गए तो हमारे जो पड़ोस के मेरे चचा थे सबीर साहब, वो और गांव के लोगों ने मामला ये किया और उन दोनों से बात की तो मेरे फादर सब किसी को झगड़ा का जाल करके केस कर दिए और फिर उन लोगों ने सोशली बैकआउट कर दिया। बाकी उसके बाद मेरे फादर मेरी माँ को गुमराही में रखे। वो ये कहने लगे कि एक नशे के 3 तलाक 1 तलाक होती है। मेरी माँ भी कन्फ्यूजन में थी और उसमें कभी मेरी माँ मतलब मैके में, मतलब मेरे नाना नानी के वहाँ, और कभी यहाँ होता रहा और 2012 में जब हमको पता चला तो मैं गया और अपनी माँ से पूछा और मेरे सामने की घटना थी तो क्या कहते हैं, हम दिल्ली लेकर के आ गए और तब से दिल्ली ही रखने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं, मेरे वाले साहब अपने रिश्तेदार जो दिल्ली में, उसका जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, मेरा भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टू, और उसका भागिन दमाद है क्या कहते हैं अजमल, और एक इंजीनियर असलम मलिक जो कि हमेशा से मेरे फादर को सपोर्ट किए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्या कहते हैं 2016 के बाद हमारे परिवार में दो दूरी बन गया। सुनता हाई स्कूल में जो प्रोग्राम होना था उसमें वो हमको ये कह रहा था कि जाकर के मेरी तारीफ़ करो, तो हम उसकी तारीफ़ करने से इनकार कर दिया। तो देखते हैं कि वो मेरे फादर को, मेरा सौतेला भाई जी सौतेला मनवी को लेकर के वो प्रोग्राम कामयाब किया। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब उनको रहा दिल्ली में और गांव समाज में भी उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा। तो उसको इन लोगों की वजह से यहाँ से हमेशा से लेकर के गए और ले जा करके मेरी माँ को प्रताड़ित करना और मेरी माँ का ज़मीन बेचना और ज़मीन बेच करके दोनों जो मेरा दोनों सौतेला भाई है उसको पढ़ाना लिखाना, अपने लिए गाड़ी घोड़ा खरीदना, घर बनाना और अपनी क्या कहते हैं मेरी सौतेली बहन को दहेज देने के लिए भी प्रताड़ित कर रहे थे एक बार मेरी माँ को ज़मीन बेचने के लिए। तो रिसेंट आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2019 से, मतलब पिछले 6-7 साल से हम बहुत फिक्रमंद होकर के दौड़ करके हम जाते थे किसान। तो बहुत सारे लोग, और इसी में मैं अवेयरनेस प्रोग्राम भी करता था। तो अवेयरनेस प्रोग्राम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरा एक पार्ट था टीचर होने के नाते। और बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि महिलाओं का अधिकार, न्याय और क्या कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सबकॉन्शियसली मेरी माँ के लिए था। क्योंकि मैं माँ को पहले से ही मैं डॉक्टर रिकमेंड किया था कि आपकी माँ की तबीयत खराब है तो अपनी माँ को ले जाइए, वहाँ से इलाज कीजिए। मैं मुसलसल गया हूँ, हर 2 महीना 4 महीना में दौड़ करके गया हूँ और लेकिन मेरे वाले साहब आने के लिए नहीं दिए। मतलब पता नहीं, एक स्ट्रॉन्ग हॉल था उनका, वहाँ पर भी उसका स्ट्रॉन्ग हॉल है। जैसे कि उसका मेरा सौतेला बहन भी बाबर, मेरा अपना बहन भी शाहबाज, मेरी अपनी बहन, मेरी सौतेली बहन, मेरी सौतेली माँ, मेरे दोनों सौतेला भाई और मेरे ननियल से मेरे चाचा मामू एक हाबुल साहब हैं, मस्कूर साहब हैं और क्या कहते हैं वसीम साहब हैं, ये लोग उनका ये है। और बाकी कुछ राजनेता भी, जैसे भी देखे होंगे कि जैसे कि मेरे घर में 2 राजनेताओं का आना जाना था मुसलसल। एक मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो कि वो अध्यक्ष थे जेडीयू के और मेरे फादर उपाध्यक्ष थे, और दूसरा इंजीनियर असलम मलिक। तो उन लोगों से मैं मतलब इसीलिए मैं पहले भी डिस्कस किया था कि इंजीनियर असलम मलिक और मास्टर मुजाहिद साहब दिल्ली में थे, तो मेरे फादर मेरी माता जी को प्रताड़ित कर रहे थे, उसका फ़ोन आ रहा था। तो एक जो है मतलब कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया मेरे फादर के खिलाफ और कोई कन्विंस नहीं कर पाया। और यही सवाल मैं बार बार ये करता हूँ कि 5 साल 6 साल तक एक बेटा अपनी माँ को इलाज करने के लिए, शरीयत के रास्ते में चलने के लिए, लाने के लिए कोशिश किया लेकिन नाकाम हो गया। और इसके लिए जो हमारे जमात उलमा हिंद जो कि जिला अध्यक्ष हैं मौलाना गयास साहब भी गए थे, उनको भी जलील कर दिया गया। प्लस ये मैटर मैं फिर रिक्वेस्ट ही किया था, हमारे जो तत्कालीन सुप्रीटेंडेंट पुलिस डॉक्टर इनामुल हक साहब थे और वो सोन बाबू, वो बहुत कोशिश कर रहे थे, नाकाम रहा। मेरी माँ का क्या कहते हैं फरवरी में क्या कहते हैं हार्ट अटैक हो गया और बेहोशी के आलम में वो क्या कहते हैं वो आई कोजाधामन से किसान से क्या कहते हैं सिलीगुड़ी से मैं दिल्ली लेकर के आ गया। मेरे फादर जब मेरी माँ क्या कहते हैं बेहोशी के आलम में थे तो घर से बाहर तक नहीं निकले। तो यहाँ आने के बाद मेरी अम्मी का तो क्या कहते हैं हार्ट अटैक तो हुआ ही था, उसमें 100% ब्लॉकेज था और 100% ब्लॉकेज के बाद वो क्या कहते हैं स्टंट लग गया था सिलीगुड़ी में, लेकिन डॉक्टर रेफर कर दिया था। तो एम्स क्या कहते हैं दिल्ली आने के बाद उसको 4 बीमारी है। डिल्यूजनल पैरासिटोसिस जो कि 12-13 साल से परेशान थी खुजला करके। दूसरा डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, मेरे फादर उसको गैसलाइट करके जो ना डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में लेकर के आ गए थे और कई बार सुसाइड भी करने का कोशिश की थी। उसके बाद क्या कहते हैं
यूरोलॉजी में प्रॉब्लम और अभी स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम निकला। तो पांचों चीज़ का इलाज जो है ना बेस्ट डॉक्टर से हम लोग कराते हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव करके जो है ना बहुत अच्छा हो गई है। लेकिन इधर से मैं इलाज मेरी माँ का इलाज करने में लगा हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब हमको बदनाम करने के लिए हर स्फेयर को कोशिश कर रहे हैं, चाय की दुकान में, पानी की दुकान में, हाट घाट में, उसके अलावा शादी ब्याह जो होती है वहाँ पर जो है क्या कहते हैं हयात मौत होता है, वहाँ सबको मतलब मेरे खिलाफ जो है ना बदगुमानी फैलाते हैं। फेसबुक में मेरे खिलाफ बदगुमानी फैलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे खिलाफ बदगुमानी फैलाते हैं। तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम लोग का सजेशन हुआ कि या तो फिर उस पर FIR किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ चूँकि डिप्रेशन में है तो FIR करने में थोड़ा सा ये है। और एक बार मेरे फादर के खिलाफ केस भी की थी। तो एक हम रास्ता निकाले थे कि भाई एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को हम आप तक पहुँचाएंगे और आप लोग उसका काउंसलिंग कीजिएगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अभी भी आज भी जो क्या कहते हैं परेशान कर रहे थे। कल मेरे मामा को परेशान कर रहे थे, अपने मामा जो शकील साहब हैं, पुनः शादी किया, उनको भी परेशान कर रहे थे। तो मैं समाज के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी माँ को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, बिल्कुल हक था, मेरा अधिकार था, मैं बेटा हूँ, अपनी माँ को क्या कहते हैं अच्छे रास्ते में, नेक रास्ते में चलाने के लिए अधिकार है, बेटा का अधिकार है। क्योंकि हदीस ये कहता है कि 1 करोड़ 3 आदमी को जहन्नम ले जाएगी, जिसमें बेटा भी है, बाप है, भाई है, सोहर है और बेटा है। दूसरा, मेरी माँ जो बीमार थी उसको इलाज कराने का अधिकार मेरा था। जब उनको लाने का मैं कोशिश किया तो समाज के बहुत कम लोगों ने मेरा साथ दिया। जैसे कि मैं बताया कि मेरे अपने मामू शकील साहब और हमारे पंचायत के जो सरपंच साहब थे तनवीर साहब, उन्होंने मुसलसल साथ दिया। और बाकी कभी मुखिया जी, भूतपूर्व मुखिया असलम साहब और क्या कहते हैं हमारे खलेरा भाई, तौकीर भाई, सरवर भाई। लेकिन इतना बड़ा ननियल हो जाने की वजह से और इतना गाँव के सारे लोगों के होने तो बहुत सारे लोग साथ नहीं दिए। जब मेरी माँ यहाँ आ गई है और यहाँ आने के बाद बाज़ाब्ता हम लोग जमात उलमा हिंद में जाकर के मेरी अम्मी मुफ्ती से पूछ करके क्लियर हो गई है। क्योंकि मेरी अम्मी को भी गुमराही में रखा गया था, उसको ये कहा जा रहा था कि भाई एक नसीज की 3 तलाक 1 तलाक होती है। और वही है कि यहाँ आने के बाद चूंकि हम लोग अहले हदीस के नहीं है, बिल्कुल मजबूत हो गई है। प्लस वही पटना में जाकर हमारे सरिया से मेरी माँ बयान देकर के फतवा ले ली है। प्लस मेरे गाँव के मुफ्ती जसीम साहब आए थे, उसके पास भी मेरी माँ बयान दे चुकी है। प्लस आज से 2022 में मौलाना गया साहब आए थे, वहाँ भी मेरी माँ बयान दे चुकी है। प्लस समाज के जो भी मुख लोग हैं सब किसी को मेरी माँ फ़ोन करके बयान दे दी है। प्लस क्या कहते हैं बाद में फिर मजबूर आकर के वो नहीं मान रहे थे, हमको सुनना है उसकी माँ से, हमको सुनना है उसकी माँ से। तो बाज़ाब्ता फेसबुक में हम क्या कहते हैं शर्म लाज खा करके हम फेसबुक में मेरी माँ बोल चुकी है। लेकिन पता नहीं अजीब उनका ये है, लोगों के पास जाते हैं, परेशान करते हैं, कहते हैं कि आमने सामने में बात करनी है। आमने सामने में क्या बात करनी है, हम जान रहे हैं ना। आमने सामने का मकसद क्या है कि पिछले बार जब मेरी अम्मी के साथ हादसा किए थे, मेरी अम्मी मैके चली गई थी, नाना मामू के पास दिल्ली दौड़ दौड़ करके जाते थे, वहाँ पर ड्रामाबाजी करते थे और क्या कहते हैं गला दबा करके मौत का ये करते थे, मना करते थे। तो ये आमने सामने की क्या बात है भाई। जब इस तरह का अगर मामला होता है तो भाई एक आदमी जाता है लड़की वाले से पूछता है और दूसरा आदमी जाता है उससे पूछता है। और बाकी खुद मेरे गाँव के मुफ्ती जसीम साहब, उनका भतीजा और भतीजा में बयान लेकर के गया हूँ, मुफ्ती जसीम साहब भी उनको बोल दिए। मौलाना गया साहब जब गए थे तो उनको तो बाज़ाब्ता जलील कर दिया गया था। तो आप अगर ये है तो भाई अगर कोई भी अगर जस्टिफिकेशन अगर आपको लेना है तो आप जाइए मुफ्ती जसीम साहब से पूछिए कि सही में आपका मौलाना गया साहब से जाकर के पूछिए। इतना ही नहीं तो हमारे सरिया में जाकर के पूछिए, वहाँ पर मुफ्ती से हम गए थे पर्सनली जाकर के, वहाँ मेरे टेढ़ागाज के एक आदमी है, उनके सामने मेरी बयान दी थी। उतना भी नहीं है तो जमात उलमा हिंद के मेन मुफ्ती, उनसे पूछिए आप। ये आमने सामने की क्या बात है। आमने सामने में हुआ था ना, कई बार हुआ है, कई बार हम पंचायती करने का कोशिश किए, कई बार हम हुए तो क्या पूरा मुसलसल जो है क्या कहते हैं पिछले 6 साल से किसान 7 साल से बोलता, बहुत बार ये करने का क्या किया, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत बुलंद है। अब उसके पास वही क्या है, उसको संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है। और राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से हमारी जो प्रशासन जो है क्या कहते हैं जो DLSSM जो है सुप्रीम पुलिस जो एक 5 सितंबर 2022 को हम रखना चाह रहे थे वहाँ मेरी मदर का मैटर को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर सुप्रीम पुलिस भी होते और क्या कहते हैं DLSA की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से सेक्रेटरी होते हैं, वो भी होते, लॉयर्स भी होते, प्लस डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है वो भी होती, और प्लस जो मेडिकल की जो टीम होती है वहाँ पर चाहे तो सिविल सर्जन होते हैं या डिप्टी सर्जन होते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन 3 तारीख को मेरी माँ को लेकर के चले गए और पता नहीं कौन वहाँ पर प्रेशर डाल दिए, फिर वो जाने के बाद कोई मामला नहीं हो पाया और फिर घुटती रही मेरी माँ। मेरा ये सवाल बार बार किशनगंज जिला में 17 लाख जनता वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, 17 लाख में वही चीज़ बताया था कि हमारे समाज में ओनली 2% आर इविल पीपुल, बाकी सब लोग हैं और सब लोग इस चीज़ का जो है ना क्या कहते हैं बुरा समझते हैं। 3 तलाक देने के बाद बीवी को एक साथ रखना बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं। जुबान से नहीं बोल पाते हैं लेकिन दिन से सारे लोग बुरा कहते हैं। तो ये सारे लोग हमको प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? समाज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी माँ के साथ? आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मेरी माँ को उसके हवाले करते हैं? डॉक्टर का भी रिकमेंडेशन है कि मेरी माँ को अगर वहाँ अगर भेजा गया तो उसको एक तो उसको दवाई खाने नहीं दिया जाता था। अभी क्या कहते हैं 5-6 बीमारी है, करीब 15 से 20 हज़ार रुपये महीना उसका दवाई के पीछे खर्च होता है, कौन उसको दवाई खिलाएगा? तो मेडिकल ग्राउंड पर भी वो क्या कहते हैं मेरे फादर उसको नहीं ले जा सकते हैं। तो आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ, हमको प्रताड़ित करने वाला सबसे पहले जो हुआ मेरे गाँव के जो है नूर आलम साहब है, इंजीनियर है,
जबकि उसका बेटी तीनों बेटी MBBS है ये करने के बाद। इससे पहले भी जो मेरी माँ को रेस्क्यू करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया था, तो हम ही को कहते कि खबरदार तुम माँ बाप से कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते हो, अगर वो लोग गलत है तो लोगों को गलत रहने दो, तुम अलग थलग रहो। अब बताइए, मेरी माँ मौत के घाट में पहुंच गई तो नूर आलम साहब मेरी माँ को बचाने के लिए तो नहीं आया ना, मैं ही गया दौड़ करके। जब मेरी माँ को लेकर के आ गया तो वही नूर आलम साहब हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम पर केस हो जाएगा, तुम अपनी माँ को किडनैप करके रखे हो। अरे भाई, मेरी माँ का इलाज चल रहा है, अगर इतना ही अगर ये नहीं तो आप आइए ना, इसको हॉस्पिटल में मेरी माँ का इलाज चल रहा है, प्लस एक जनरल फिजिशियन है डॉक्टर मोहसिन वली साहब, वहाँ भी इलाज चल रहा है, पूरी टीम है। आप इस तरह की भकी बातें क्यों कर रहे हैं, अफवाह फैलाने की बात। उसके बाद मेरे गांव का जो है क्या कहते हैं रफी साहब की वाइफ और उसका बेटा पप्पू, शुरुआती दोनों में इतना परेशान किया कि कह नहीं सकते हैं। भाई आप लोगों से भी बात की गई थी, आप लोग उस वक्त जब मेरी माँ को प्रताड़ित किया जा रहा था, मेरी माँ को परेशान किया जा रहा था, मैं लेने के लिए आता था, आप लोग तो कभी मदद करने के लिए नहीं आए। लेकिन मेरी माँ को यहाँ से वापस ले जाने के लिए इतना टॉर्चर किए, और यहाँ तक भी वो 3 तलाक का मामला था तो आप लोग गवाही दे रहे थे कि वो हलाला किया है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहूँगा, हलाला 2 तरह का होता है। एक जो शरीयत में जो हलाला है वो बहुत लंबा टाइम लगता है, वो 3 तलाक हो जाने के बाद किसी वजह से कुदरती तौर पर शादी होगा, शादी के बाद जिंदगी गुजारेगी दोनों, क्या कहते हैं किसी वजह से तलाक हो जाए या किसी वजह से मौत हो जाए, तब हो सकता है। ये जो मुरवजा हलाला जो 1-2 दिन के लिए करवाते हैं, इस तरह का हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत है। होता क्या है कि 3 तलाक हो जाने के बाद 1 दिन के लिए किसी आदमी को तैयार करते हैं, कोई मुफ्ती आते हैं, 2 गवाह होते हैं, निकाह करवाते हैं, फिर 1-2 दिन रुकवाते हैं, फिर तलाक दिलवाते हैं, फिर पहले हस्बैंड से निकाह करवाते हैं। ये मैं बाज़ाब्ता मुफ्ती उलूम से बयान करवा चुका हूँ, ये बहुत गलत है। और इस तरह से हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों पर जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है किसी महिला के सम्मान के साथ आघात है और उस पर केस होना चाहिए, और बहुत भयंकर केस होने का चार्जेस है उसमें। और बाकी और भी हो सकता है कि ऐसा करवाने में लड़की वाले के कुछ लोग भी शामिल हो, लड़का वाले के भी कुछ शामिल हो। तो भाई आप लोग दीजिए, प्रूफ दीजिए ना मुझे, सिर्फ बोल देने से होगा। आज से 12-13 साल से मैं इस मैटर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो कल तक हमको भी गुमराही में रखा गया, मेरी माँ को भी गुमराही में रखा गया कि एक मैसेज की 3 तलाक 1 तलाक होती है। और अभी साहब नया बात शुरू कर रहे हैं कि हलाला करवाएं, 6 महीना से ये बात चल रही है, पिछले 13 साल से क्यों नहीं। दूसरा, हमारे गाँव के पड़ोस के गाँव हसन साहब हैं, वो क्या कहते हैं मेरे वाले साहब को एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट में जॉब करते थे, वो भी एक नंबर बिगड़ करके करने लगे कि तुम्हारी माँ का 3 तलाक हुआ है तो क्या हो गया, तुम्हारा फादर हलाला करवाया। तो आप तुमको प्रूफ दीजिए ना कि आपने करवाया है, आप गवाह हैं, या फिर जो हुआ है तो उसमें कम से कम जिस मुफ्ती ने हलाला करवाया, जिसके साथ हलाला हुआ है, 2 गवाह है, उसका नाम दीजिए ना। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे जो भूतपूर्व मुखिया क्या कहते हैं असलम साहब, वो भी कह रहे थे, तो खैर वो ये नहीं कर रहे थे, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ये बता रहे थे आपके अब्बा आकर के इस तरह की बात बता रहे थे, तो आप आगे क्या कीजिएगा। उसके अलावा मेरे गाँव का मतलब 6 नंबर वार्ड का इमरान एक दिन ऐसे ही फ़ोन करके रात में हमको कह रहा था कि वो हलाला करवाया है। तो भाई हम उनसे ये भी कहे कि तुम नाम बताओ ना, किसके साथ हलाला हुआ है, कौन मुफ्ती है, कौन 2 गवाह है, नाम कोई बता ही नहीं रहा है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैं क्या कहते हैं मेरा बनवी जो शाहबाज है, अपना बनवी है, उनकी मामी गुड्डी, वो अशफाक साहब हैं, अशफाक साहब की वाइफ, हमको फ़ोन करके कह रहे हैं तुम अपनी माँ को किडनैप करके रखे हो। बाद में फिर उनके जो अम्मी से, उनका फादर से, उसके मामू से, और क्या कहते हैं उनके भसूर से, और क्या कहते हैं उनके बनवी से बात की, तो उनके भसूर कह रहे थे कि वहाँ मेरी बहन थी और मेरी बहन उसको सिखा करके थी, तब फ़ोन किया। तभी मेरी बहन कुछ बोलेगी तो आप ये कीजिएगा। उसके बाद उसके हस्बैंड अशफाक साहब, इससे पहले जब मेरी अम्मी वहाँ पर परेशान थी, बीमार थी, और मेरे फादर 3 तलाक देने के बाद नाजायज़ ढंग से रखे हुए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था, वो मेरे इजाज़त के बगैर कॉल रिकॉर्डिंग करके मेरे फादर को भेज दिए थे। और फिर मेरा फादर जो है ना वो दिल्ली में थे उस वक्त, तो रिकॉर्डिंग करके जो है मेरे आंगनबाड़ी में जो है ना राहिल की बीवी वाइफ है उनको भेजी, और वो जाकर के मेरी माँ को टॉर्चर कर रहे थे। एक अलग एक सिस्टम मैं देख रहा हूँ, ये परमानेंटली सुंदर से आवाज़ें, क्योंकि इससे पहले मेरा अपना बन भी जब एसपी साहब से हम बात किए थे तो सुमन बाबू ये करे, तो मैं उसको केस नहीं किया था पर्सनल काउंसलिंग के लिए, तो सुमन बाबू को ये किया था, तो मेरा अपना बॉन्ड भी जुड़ा गवाही दिया था कि क्या कहते हैं मेरे ननिया ससुर सारा शरीयत के मामले में सही करके भेजे हैं, और मेरी सास फिजिकली और मेंटली फिट है। अब फिजिकली और मेंटली अगर फिट है तो 5वें बार ही निकलता। उसके बाद मैं कहा उनको क्या सुमन बाबू की आप चलिए मेरी माँ से बात कीजिए, मेरा ननियाल वालों से बात कीजिए, तो बाबा वहाँ पर स्ट्रिक्ट लेकर खबरदार जा नहीं सकते हैं, तो पुलिस के सामने में तो ये चाहिए ना। तो एक अलग लाइन है परमानेंटली सुंदर से आवाज़ है, क्योंकि वहाँ पर मेरा अपना बहन भी है, अपनी बहन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ इतना परेशानी में थी, मेरी बहन जानती थी, कभी भी मेरी माँ को समझा करके ला सकते थे, उसको सपोर्ट करना चाहिए था। अब उल्टा मेरी माँ को वापस ले जाने के लिए, जिससे पहले मेरी माँ को प्रताड़ित कर रही कि कितना दिन रहोगे, आ जाओ यहाँ पर इलाज इसका ज़िंदगी भर चलेगा। उसके बाद उसी का एक लाइन, मतलब उसी का एक लाइन, जैसे कि गुड्डी है तो उनका ननियाल मजलिसपुर है, तो मजलिसपुर का एक टीचर है अब्दुल वाहिद मुखलिस, शायद उसके वाले साहब का नाम हनीफ साहब है, वो एक दिन हमको ऐसे ही प्रताड़ित कर रहे थे फ़ोन करके, तो वो अपनी माँ को भेज दो। तो
तो मुझसे बात की कि भाई अपनी माँ को हम कैसे भेजें, उसका इलाज चल रहा है, फिर प्लस शरीयत का भी मामला है। तो वो कह रहे थे कि मैं आपके समाज का नहीं हूँ। तो अजीब आदमी है भाई, आप हमारे समाज के नहीं है तो फिर आप क्यों हमको प्रताड़ित कर रहे हैं मेरी माँ को भेजने के लिए। उसके बाद मेरे ननियल से एक चचेरे मामू जो मस्कूर साहब, वो क्या किए हैं, मस्कूर साहब से मेरे वाले साहब पैसा उधार लिए हैं। देखते हैं कि उसकी वाइफ एक दिन हमको फ़ोन की मेरी माँ को कि बहन उजमोनी भाई, जब हम दौड़ते रहे, सताल दौड़ते रहे 5 साल 6 साल तक, तो मस्कूर साहब और मस्कूर साहब की वाइफ हमारी कभी मदद की है? मेरी माँ को काउंसलिंग करने के लिए गए कि आप बीमार हैं, आप जाइए, मेरा फादर को समझाने के लिए गए कि शरीयत का मामला है, प्लस बीमार है तो उसको बेटा के पास जाने के लिए दीजिए। अब जब मेरी माँ को वापस ले जाना है तो मेरी माँ को वो भी किया। प्लस क्या कहते हैं, उसका जो मस्कूर साहब का एक भाई है हाबुल साहब, मेरे चचेरे मामा है, मेरी माँ को वॉइस मैसेज भेजे हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं कि तुम्हारा तो हलाला हुआ है। तो भाई आप हमको प्रूफ दीजिए ना, नाम बताइए ना, क्यों नहीं नाम बता रहे हैं? और नाम बताने के बाद खुद मैं FIR करूंगा अगर ऐसा हुआ है तो, ताकि मैं तो डायरेक्ट मेरी माँ से नहीं पूछा हूँ, लेकिन और लोगों से पूछवा है तो मेरी माँ इस चीज़ से इनकार कर रही है। तो इस तरह से किसी महिला को प्रताड़ित कीजिएगा आप लोग। और किसी बेटा के सामने में अगर आप ये बोल रहे हैं उसकी तुम्हारी माँ का हलाला हुआ है, तो उस बेटा को कैसा गुजरता होगा? आप लोग कोई भी बात सोचने से बड़ा, कोई भी है तो प्रूफ कीजिए ना। आप लोग जाइए ना भाई, हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग मेरा शरिया से फतवा ले लिए हैं, उसमें साफ लिखा है कि 3 तलाक हो जाने के बाद 100 रुपये भी कराना जायज़ नहीं है, रिश्ता ही खत्म है। अगर जबरदस्ती अगर वो रखते हैं नाजायज़ और हराम है। और हम तो बात मेरी माँ अगर चाहे तो उसको FIR करके ये कर सकती है कि हमको गुमराही में नाजायज़ ढंग से रखा गया। तो अभी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरी माँ ये सोचती है कि वो नहीं चाहती है खुल करके हम बात किए। जो मेरी माँ जो FIR किए थे शुरुआती दौर में, मेरे फादर उसको प्रताड़ित जो कर रहे थे, तो वो मेरे नाना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो वो ये चाह रही है कि बेटा हम अगर FIR करेंगे, केस चलेगा, लंबा चलता है, तो तुम परेशान हो जाओगे। एक हमदर्दी है। तो एक बीच का रास्ता हमने अपनाया कि भाई कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुँचाएंगे, आप उन तक पहुँचाएंगे। ये मेरा ये टारगेट था। लेकिन होता है कि बीच में शांत हो जाते हैं, फिर उलझ जाते हैं, बीच में शांत हो जाते हैं, फिर उलझ जाते हैं। अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे पहले भी मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो क्या कहते हैं, जो बात कर रहे थे, टीचर को ये कर रहे थे, मेरा टीचर चुचकार करके पूछेगा कि बेटा है, बेटा के खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो किसी राजनेता का नाम बताया था कि कोई विधायक या कोई भूतपूर्व विधायक जो है ना, उनको प्रताड़ित कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में 2 लोगों का जो नाम बताया था, इंजीनियर असलम मलिक, जो कि हमको हमेशा से प्रताड़ित किया है इसी मैटर को लेकर के, और दूसरा एक बार तो हमको धमकी भी दे दिया था कि तुम्हारी जिंदगी कटी पतंग बना देंगे। पर जब मैं प्रेसिडेंट मैम से मिला तो उसके बाद न्यायालय तरफ आया, मैं उसे पैचअप करने के लिए कहा, मैं पैचअप करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। मैं सिद्दीकी साहब के पास चले गए और वहां से कह रहे हैं जामिया वालों, इसका एहसान बुला सकते हो क्या? ये कोई बात है क्या? इस तरह से बात किया जाता है? और क्या कहते हैं, और एक बात दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग, जब मैं अच्छे लोगों से मिलता था, मैं क्या कहते हैं मिनिस्टर से, बहुत सारे ऑफिसर से मिलते थे, बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आप इंजीनियर असलम मलिक के रास्ते में चल रहे हैं। तो अब हमको समझ में आया कि इसका वही है कि अच्छे अच्छे लोगों से मिलना और वहाँ से जाकर के धमकी दिलवाना। तो वो इंजीनियर असलम मलिक में से सिद्दीकी साहब के सामने में से बात करके हमको डराना चाह रहे थे अपने इसमें लाने के। एक तो गुलामी, मैं जो कह रहा हूँ कि राजनेता आम जनता को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, और इस चीज़ का खात्मा करने के लिए मैं निकला हूँ। किशनगंज जिला को जो राजनेताओं की गुलामी से आज़ाद करने के लिए। मुझे पता है कि मेरी माँ को जो इतना जो दर्द दिया, इतना जो तकलीफ दिया है, इसमें एक गंदी राजनीति हुई है। मैं खुद डिस्कस किया ना कि बहुत सारे जो मास्टर मुजाहिद आलम साहब वो JDU के हैं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट किया है, एक एक पल पल का उसको मैं रिपोर्ट किया हूँ। उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे घर आना जाना था, मेरे फादर से कुछ ताल्लुकात था। इंजीनियर असलम मलिक, वो एक बार तो मेरी माँ को प्रताड़ित कर रहे थे, मेरे फादर को नहीं समझाए मेरे सामने में। उसके बाद दोबारा जब मेरे फादर क्या कहते हैं मेरी अम्मी को यहाँ इलाज करने के लिए लाए थे 3-4 साल पहले, तो मेरे फादर आए और मेरी माँ को लेकर के चले गए, हमको बदनाम करने के लिए डाल दिया फेसबुक में कि फुटपाथ में भटक रहे हैं। और नेक्स्ट डे जब देखते हैं कि दानिश के यहाँ मास्टर मुजाहिद साहब है, मेरा सौतेला भाई है, और किसी वकील के साथ चल रहा है वहाँ, तो मास्टर मुजाहिद साहब से रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे फादर को रोकिए। तो बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब का कहना है कि मैं आपके वाले साहब को कहा, लेकिन आपके वाले साहब ने बात नहीं माना। भाई आप कैसा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं? और कई बार तो हमको ये कहा कि तुम पारिवारिक मामला, पुराना मामला क्यों निकाल रहे हो? कई बार उसके बाद क्या कहते हैं, दिलीप कुमार जायसवाल साहब से रिक्वेस्ट किया था, मास्टर मुजाहिद साहब को कहते वो कि आप उसकी माँ को रेस्क्यू कराइए। 15 दिन पहले 29 जनवरी को मेरे में गए हैं मास्टर मुजाहिद साहब, फेसबुक में है पोस्ट, उसमें लिखे हैं पोस्ट में क्या कहते हैं कि मोहम्मद आरिफ भूतपूर्व मुखिया सह जिला उपाध्यक्ष का तबीयत खराब का सूचना सुन करके आया। भाई मैंने भी तो सूचना दिया था कि मेरी माँ तरफ रही है, मैंने तो वॉइस मैसेज व्हाट्सएप सारा भेजा था। एक बार मेरी माँ बेहोश हो गई थी, उसके बारे में भी लिखा था। एक बार CMO को जाकर के मेरा फादर टॉर्चर किया था, ये भी लिखा था। दिलीप कुमार जायसवाल साहब स्पेशली मास्टर मुजाहिद साहब को बोले थे, लेकिन वहाँ मैं अभी पूछा मेरी माँ से, बोला कि नहीं मुझसे हमसे कोई बात नहीं की गई है। 29 जनवरी 8 फरवरी को मेरी माँ का हार्ट अटैक हो गया। उस दिन भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना।
उसके बाद इतना हो जाने के बाद जब मेरी माँ को लेकर के आ गए हम, तो मेरे फादर प्रताड़ित कर रहे थे, तो पटना गए थे बात सब हम लोग फतवा लेकर के खालिद अनवर साहब से बात किए। तो खालिद अनवर साहब को हम ये नहीं कहता कि मास्टर मुजाहिद से बात कीजिए आप, तो वो देखे कि वो जिला अध्यक्ष थे, मास्टर मुजाहिद से बात कर रहा था, उसको मुद्दे से भटका रहे थे, ये लड़का 30 साल पहले का बात निकाल रहा है। तो खालिद अनवर साहब उनको बोले कि भाई फ्रेश फतवा है उनके पास, वो बोले कि दोनों अलग रहने के लिए कहिए, आप परेशान मत ना करें। उसके बाद भी फादर परेशान कर रहे थे, तो मैं इरशादुल्लाह साहब जो क्या कहते हैं मदरसा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनसे रिक्वेस्ट किया। तो वो बोला कि चलिए मैं देखता हूँ। तो किसान जी गए थे, किसान जी ने कहा मास्टर मुजाहिद आलम से पूछे, तो मास्टर मुजाहिद आलम से उसको गवाही दिए कि वो लड़का तो उल्टा पुल्टा कर रहा है, उसकी माँ जो है ना क्या कहते हैं उसके फादर के पास बोलता मैं, जबकि उससे पहले मेरी माँ पटना में मिलकर के मास्टर मुजाहिद को बोल चुके थे कि हम उसके पास नहीं जाएंगे, फतवा भी दिखा चुकी थी। तो जबकि मेरी माँ 1.5 साल से मुसलसल यहाँ दिल्ली में ही है। तो इसी बात के लिए इरशाद साहब हमको बताया, तो मेरी माँ मास्टर मुजाहिद साहब को फोन करके कही, दूसरी बोला है बदतमीज औरत। मेरी माँ कई बार यहाँ से मास्टर मुजाहिद साहब को फोन करके कहने का कोशिश की है कि मेरा बेटा को रूमर फैला रहा है, मेरा बेटा को बदनाम किया जा रहा है फेसबुक वगैरह में। हमेशा से मास्टर मुजाहिद साहब मेरी माँ को डांट दिए। एक महिलाओं के साथ इस तरह से बात किया जाता है क्या? हम भी जब भी बात करने का कोशिश की हमको डांट दिया गया। इंजीनियर असलम मलिक ये बहुत सारे सवाल उत्पन्न कर रहे हैं कि भाई इतना कुछ मेहनत करने के बाद, मैं खुद प्रशासन से जुड़ने के बाद मेरी माँ को रेस्क्यू नहीं कर पाया। समाज के लोग जो लोग हमको साथ देने का कोशिश किया, सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव से क्या कहते हैं मरगूब साहब आए थे, वो तो फेसबुक में बात बोले थे, उसके साथ 3 आदमी थे, सारी बात 4 आदमी थे, चारों आदमी फेसबुक में सारी बात बोले थे। मरगूब साहब भी वहां पहुंचे भी नहीं है कि मेरे फादर उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए थे। तो भाई कैसे राजनीति में भाई एक आदमी जो मेरी दादी को, मेरे वालिद साहब मेरी दादी को हमेशा प्रताड़ित किए हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट में जॉब करते थे तो कई बार सस्पेंड हुए हैं, और क्या कहते हैं पोर्नोग्राफी था में क्या कहते हैं फांसी हुआ था या मर्डर केस था, उसमें भी उसका नाम था, पता नहीं सच है या गलत है। उसके अलावा थाना में जो क्या कहते हैं पुलिस पब्लिक होता उसमें हुआ था, LRP चौक में कई लोगों का खून खत्ता हुआ था, उसमें भी नाम था, और मेरी माँ को प्रताड़ित करते रहे हमेशा। तो JDU का जो था भाई कि महिलाओं के न्याय के साथ विकास प्लस महिलाओं का अधिकार, इसके लिए तो हम इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी के इंस्पायर होकर के मैं काम करने लगा। तो मेरी माओ के साथ अत्याचार होने लगा और JDU में उसको क्या कहते हैं जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि JDU में जिला उपाध्यक्ष बनना कब बनाया गया? जब SP साहब उसको खोज रहे थे, इधर उधर भटक रहा था, तो जिला उपाध्यक्ष बनने के बाद वो प्रशासन में भी दबाव बन गया। क्योंकि एक जो मैं बात कर रहा था कि क्या कहते हैं आज के डेट में भी क्या कहते हैं लेजिस्लेचर वालों का जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में दबाव है। इसमें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी मैं अभी देखिए मैं क्या क्या करता हूँ, क्योंकि मैं जो मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, गवर्नर, प्रेसिडेंट क्या कहते हैं ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मैं सब किसी को जो मिला हूँ सब कॉन्शियसली मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन मेरी माँ के लिए ही, और सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, जाना हूँ। तो लास्ट में अब कॉन्शियसली मेरी माँ को लेकर के जाना पड़ेगा, लिख करके देना पड़ेगा, ये एक सोल्यूशन है। और एक मतलब अजीब कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ कि क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ही हमको परेशान कर रहे हैं। तो जब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग परेशान कर रहे हैं तो भी अपोजिट ग्रुप वाले क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? भाई मामला मौलाना ग्यास साहब जब गए थे तो मौलाना ग्यास साहब के सामने मेरी माँ लिख करके भी दी थी और सही बयान दी थी। उसके बाद मेरे फादर बहाना किया, हार्ट अटैक का, एम्बुलेंस मंगा लिया और चले गए, और आकर के जाकर कितना ज्यादा जलील किया गया, ये बात कौन नहीं जान रहा है? और जिस दिन मौलाना ग्यास साहब को बुलाया तो सारे लोगों को हम खबर किए थे। तो एक जो कहा जाता है कि आज से 30 साल पहले का जो समाज था वो बिल्कुल बेहतर समाज था। ये मामला हुआ था, हादसा हुआ था, तो मेरे चाचा वो लोग, मौलवी सबीर साहब वो लोग सबको मिलकर के बात किए थे। पता नहीं इस जनरेशन को क्या हो गया है। और इस तरह से प्रताड़ित किया जाना, मतलब ये कहाँ का है? तो खैर अभी तो मास्टर मुजाहिद साहब JDU छोड़ दिए हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे एजाज SP साहब से हमारी बात हुई थी। एजाज SP साहब बोले थे कि इस तरह का मामला है तो रहना जायज नहीं है। अंजानी भी साहब से बात हुई थी। उसके बाद डॉक्टर जावेद साहब की भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर जावेद साहब बाय प्रोफेशन क्या कहते हैं वो डॉक्टर है, MBBS है। और एक बार हम तो उसको बुलाए भी थे अपने घर में, मेरी माँ वो चाय पीते, ये किया था। उसकी वाइफ तो बाजब JDU चलाती है। तो हमको कुंदन बाबू थोड़ा सा मदद किए CMO इमरजेंसी केस में। उसके अलावा जायसवाल साहब से हम रिक्वेस्ट किए थे, तो जायसवाल साहब में मेडिकल कॉलेज में मेरी माँ को इमरजेंसी कंडीशन में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, तब उसको होश आया नहीं। तो मेरी माँ तो बस चल चुकी थी समझिए। जब मेरी बहन हमको बुरी मारी से बोली कि भाई आप सुबह आ जाइए, माँ को होश नहीं आ रहा है, तो मेरा दिल तो हो गया, मेरी माँ गुजर चुकी है। तो यहाँ आने के बाद जब मेरी माँ अच्छी जिंदगी गुजार रही है, सारा बीमारी का अच्छा हो रहा है, सारा चीज कर दिया गया, फिर भी मेरे अब्बा इतना ये कर रहे हैं और ये समाज के लोग खामोश बैठे हुए हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। एक तरफ समाज आप ये कहते हैं कि बाप है, बाप पर FIR मत कीजिए। मेरी माँ डिप्रेशन की वजह से डरती हुई FIR नहीं करना चाहती है, तो क्या करें?
ऐसे ही घुटते रहे। और बहुत सारे लोग तो कमेंट करते हैं कि भाई कि मामा क्या कहते हैं सोशल मीडिया फेसबुक में नहीं आना चाहिए। भाई मेरी माँ है, मेरी माँ को बचाने के लिए, मेरी माँ को सशक्त करने के लिए मैं हर वो रास्ता चुनूंगा जो मुझे पॉसिबल है। बाद में फिर मेरे साहब से मिला, वो बोला कि हाँ ठीक है मास्टर मुजाहिद साहब से बात हुई तो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, तो आप जाइए डॉक्टर जावेद साहब को पकड़िए, अब जाइए नौसर साहब को पकड़िए। तो लोगों को भी मैसेज भेजा जा चुका है। और बाकी लोगों से मैं कहता हूं कि अब तक आप देखिए, मैं जहां तक रहा हूं कि एक गंदी पहले बोला एक राजनीति हुई है कि मास्टर मुजाहिद साहब और इंजीनियर असलम मलिक साहब उसका कंप्लीट सपोर्ट है। और उनका जो है ना क्या कहते हैं सुनता में मेरा अपना भवनवी और सौतेला भवनवी बाबर के थ्रू से वहां पर घर आना जाना है। आप खुद बताइए, इंजीनियर असलम मलिक हमको धमकी दिया कि तुम्हारी जिंदगी कटी पतंग बना दूंगा। उसके बाद मेरे फादर, मेरा अपना भवनवी, मेरा सौतेला भवनवी, उनको क्या कहते हैं पूजा, उनके साथ कॉन्टेक्ट रखा। ये क्या है? सिर्फ मेरी माँ की जमीन के लिए? मेरी माँ को अगर जमीन नहीं होता तो लोग पूछने के लिए भी नहीं आता। दो ग्रुप में बढ़ गया वहां। ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई मेरी माँ डिप्रेशन में वहां है, उसका जमीन बेचा और जमीन बेच करके लोग ये करें। ये मकसद है, उसके अलावा कोई दूसरा तो मकसद नहीं है। इसमें तो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ये करने के बाद। आज भी एक हमारा जो है क्या कहते हैं चचेरा मामू वसीम है, जाकर के उल्टा पुल्टा बयान दे रहे थे। तो वसीम मामा जो है ना अभी जो कुछ दिन पहले जो मेरी अम्मी को दिल्ली लाया था इलाज करने के लिए, मेरे फादर ले गए और टॉर्चर करके जमीन भेजा था असम बढ़िया का, उसमें वसीम मामा दलाली किए थे। और समाज के लोगों का यार नईमी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार कह रहे थे कि आपका मामू लोग, तो आप मेरा अपने मामू लोग से बात कीजिए। आज भी मेरे 2 मामा जिंदा है, आज भी मेरा भाई और क्या कहते हैं खलरा भाई और खालू लोग जिंदा है। तो आप मेरे चचेरे मामू की बात पर आप ये हो जाते हैं। तो मेरे चचेरे मामू क्यों करते हैं? क्योंकि वो मस्कूर साहब क्या कहते हैं मेरे अब्बा से जो क्या कहते हैं मेरे अब्बा मस्कूर साहब से जो पैसा लिए हैं, तो पैसा वापस दिलाने के लिए इस तरह के कर रहे हैं। और बाकी गांव समाज में भी देखा मैं, समाज के वही लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। बाद में पता चल रहा है कि वो लोग क्या कहते हैं इलेक्शन के टाइम में मेरे फादर से पैसा वापस लिए हैं। तो पैसा वापस दिलाने के लिए उसके पास तो कोई है नहीं और सोर्स ऑफ इनकम, एक लालपी चौक में जॉब करते हैं, कुछ है, तो पैसा दिलाने के लिए वही 7 का जमीन बेचना है, पैसा देना है। ये बड़ा गलत है। और जहां तक मेरी माँ को प्रताड़ित करके डिप्रेशन में रह करके जमीन बेचा गया, तो बिल्कुल हम लोग कानून का सहारा लेकर के वो सारा रजिस्ट्री कैंसिल करवाएंगे, क्योंकि अब मेरी माँ सशक्त हो गई है। तो इस तरह की चीजें हैं, एक बिल्कुल कम्बिनेशन जो आपको बता रहा है ना कि मतलब अभी समाज को भ्रमित इस वजह से किया गया कि मेरा अपना बहन भनवी भी उनका साथ दे दिया लालच में। मेरा बहन भनवी ये चाह रहा है कि जमीन बेचे और क्या कहते हैं वो मेरी माँ से तो झगड़ा भी कर रही थी क्या कहते हैं पैसा के लिए। और मेरी माँ को बुलाना, यहाँ पर डॉक्टर का रिकमेंडेशन है, पहले भी डॉक्टर रिकमेंड किया था कि वो नर्क है आपकी माँ के लिए, और बिल्कुल मौत के घाट में पहुंच गई। कैसे 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 इंप्रूव होकर के अच्छी हो पाई है। और फ्री में मेरी माँ को यहाँ से वापस ले जाने के लिए, तो मैं समाज के लोगों से फिर कहता हूँ कि पहले भी कहा था मैं, रमजान तक ये था कि भाई तौबा तिल्ला करके मेरी माँ नेक बन गई, आप भी नेक बन जाइए ना। वहाँ मस्जिद है, मस्जिद में ये कीजिए। और ये जो राजनेता, आप एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ये दोनों आदमी मास्टर मुजाहिद आलम साहब और इंजीनियर असलम मलिक साहब जब मेरे घर में गए तो मेरे फादर और ज्यादा मेरे खिलाफ जो है ना खुल करके आ गए। तो यादर मतलब मेरे परिवार वाले उन लोगों का माइंड को ये किए हैं, ब्रेन वॉश किए हैं, क्या वो लोग ये किए हैं, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं पूछना चाहता हूं क्या कहते हैं, वही बात है ना, जितने भी सारे लोगों से बात किया कि पहले दिल्ली में मास्टर मुजाहिद साहब आए थे, आप उसके साथ घूमे फिरे, पर किसाई में भी गए तो उसका प्रोग्राम वगैरह किए, तो वही तो आपका फैसला कर देता। वो कर सकते थे, घर आना जाना था भाई, अगर क्या था उसमें, मेरा मामूल लोग को बुला लेते, हमको बुला लेते, एक तो मुफ्ती को बुला लेते और मेडिकल के लिए बगल में चीफ मेडिकल ऑफिसर को बुला लेते। ऐसी बात नहीं है कि मास्टर मुजाहिद साहब मेरे घर पर नहीं जाना है। मेरी सौतेली माँ का भी वो बीमारी पड़ा तो देखने के लिए गए आप, तो मेरी माँ के साथ नाइंसाफी क्यों? इंजीनियर असलम मलिक तो गलत किया ही, मेरे गाय मैंने मेरी माँ को जाकर के वो प्रताड़ित कर रहा था। भाई मेरी माँ से अगर कुछ पूछना था शरीयत के मामले में तो मेरा ननियल के आदमी को रखना चाहिए था, हमको रखना चाहिए था, तब बात होती। मुफ्ती को रखते, डॉक्टर को रखते, तब बात होती। तो इस गुमराही में हो सकता है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट मुझे मिला है किशनगंज से, और मैं मैटर को जिला स्तर से सॉल्व करने का कोशिश किया, नहीं हुआ, राज्य स्तर में भी सॉल्व करने का कोशिश किया, तो राज्य स्तर के कुछ लीडर जाकर के मेरा ही शिकायत कर दिए हैं, मेरे फादर को ही क्या कहते हैं ये कर दिए। तो उसी चीज को करने के लिए दोस्तों मुझे मजबूरन फेसबुक में आकर के मेरी माँ की तरफ से बात करवाना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ राजनेता हैं जो क्या कहते हैं कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं उसका फादर ठीक है और क्या कहते हैं वो रकीब गलत है। मैं बेटा हूं ना, ये किस तरह की राजनीति? भाई पहले के जमाने में किसी की तबीयत खराब होती थी तो सारे लोग दौड़ करके जाते थे,
तो कम से कम क्या कहते हैं एक पॉलिटिकल मोरालिटी के साथ साथ जो एक मोरालिटी नॉर्मल जो मानवता कहां चली गई, कहां चली गई मानवता? वैसे भी कोई भी आप लोगों से मैं सवाल करता हूं, आप लोग बेटा हैं, अगर आपकी मां की तबीयत अगर खराब होगी, आप अगर शहर में रह रहे हैं, आपके माता पिता गांव में रह रहे हैं, क्या अपनी मां को अपने पास रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? लेकिन मेरे फादर रहने के लिए नहीं दिए, जबकि पति पत्नी का संबंध ही नहीं था उन लोगों का। आखिर हमारा समाज उन पर प्रेशर क्यों नहीं बना पाया? मेरा यह सवाल है। मेरी मां दिल्ली कब आई, बोईता से बाहर कब निकल पाई, क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं बेहोश थी, और वो भी अब अल्लाह का करम था कि उसको सिलीगुड़ी में एडमिट थी। नहीं तो बिहार के किसी में होता तो पता नहीं वहां से भी हम ला पाते कि नहीं ला पाते हम। और मैं बात करता हूं तो कुछ लोग गंदा कमेंट करते हैं। कभी सोच करके देखिए, पूरे हालात को जानने का कोशिश कीजिए कि हमारे वालिद ने मेरी वालदा के साथ क्या सलूक किया है। मेरा नाना खून के आंसू रहे हैं। मेरे खालू बेचारा जो है मेरी माँ को एक बार मार करके लोलियान कर दिए थे, चुप करने के लिए मेरी खाला जो पुनास में वहाँ गई थी, तो मेरे खालू मेरे मामू लोग को खबर की, वो मेरी माँ फिर अस्पताल चली गई थी। उस बात पर मेरे खालू पर झूठा केस कर दिया था कि किडनैप करके लेकर के चला गया है। आज मेरे बारे में पूरे समाज में ये कर रहा है कि अपनी माँ को किडनैप करके रखा है। कोई बेटा अपनी माँ को किडनैप करके रखता है क्या? और कुछ लोग हैं कि मेरे फादर को सपोर्ट करते हैं और मेरे फादर के झूठ को क्या कहते हैं, झूठा गवाही देते हैं। कम से कम इस दुनिया में तो छोड़िए, कयामत के दिन क्या जवाब दीजिएगा, क्या ये कीजिएगा? अरे भाई पूरा ओपन, तो मामला तो ओपन। अगर आप लोगों का इतना ही ये था, जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जिस दिन मौलाना गयास साहब को बुलाया गया तो सारे लोगों को बुलाया गया था। अगर आप लोग अगर आते 100-150 आदमी अगर जमा होते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। फिर मेरी माँ सारे लोगों से क्या कहते हैं मौलाना गयास साहब के पास बयान दे चुकी है, मुफ्ती जसीम के पास बयान दे चुकी है, जमात उलमा हिंद में बयान दे चुकी है, हमारे सरिया में बयान दे चुकी है, समाज के सब लोगों के बाद फेसबुक में बयान दे चुकी है। फिर भी आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। एक बार अगर एक बात कहते हैं कि मामला खत्म, भाई आपका बुढ़ाला क्या कहते हैं, बुढ़ापा हो गया है, वक्त आपका ये हो गया, तो आपका बेटा अगर आपको कह रहा है कि तो बातें ला करके अगर तबलीग से जुड़ने के लिए, तो नहीं, वो लोग चलिए फिर इलेक्शन लड़िए, फिर इलेक्शन लड़िए, फिर इलेक्शन लड़िए। क्योंकि इससे पहले जब मेरा फादर इलेक्शन लड़ रहे थे मुखिया का, तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब का फोन आया था मेरे पास पैसा देने के लिए कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा था उनको कहिए राजनीति से संन्यास लेने के लिए, या एक इलेक्शन के बाद सारा इलेक्शन में कहा कि आप राजनीति से संन्यास लीजिए। ये इंजीनियर इस्लाम मलिक और मास्टर मुजाहिद इसको राजनीति में ढकेल कर लेकर के आ रहा है। तो लैंगिक समानता के बारे में जो बात कर रहे थे हम, मेरी मां के साथ नाइंसाफी की गई है ये दो राजनेताओं की तरफ से, और बाकी लोग जो खामोश हैं, तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप लोग गलत बात से, गुमराही से अगर खामोशी है तो सच्चाई मेरे सामने में है। और मैं जो बात कर रहा था कि भाई जो क्या कहते हैं, जो मॉडल जो मैं प्रिपेयर कर रहा था कि क्या कहते हैं महिलाओं का अधिकार के लिए, न्याय के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, और क्या कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सारे लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है, राजनीति से ऊपर उठ करके। क्योंकि एक सवाल हमको भी कभी कभी खाया जा रहा है कि चलिए दो आदमी तो मेरा अपोज किया, मेरे फादर चूंकि जेडीयू से जुड़े हुए थे, इंजीनियर इस्लाम मलिक से जुड़े हुए थे, चलिए उसका कैडर था, लेकिन और लोगों तो हमको खुल करके सपोर्ट करना चाहिए था। तो मेरे दिल में यह सवाल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है और लोग मेरा इस वजह से सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं उनका क्या कहते गुलाम नहीं बना, मैं उनसे ये नहीं कहा कि चलिए मैं आपको वर्कर की तरह से काम करूंगा। यह सवाल मुझे बार बार मेरे दिमाग में आता है। अगर ऐसा है तो गलत है। अगर कोई राजनेता इस तरीके की चीज अगर सोचते हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनेता बनने के बाद चाहे आप एमपी बने हैं या एमएलए बने हैं या एमएलसी बने हैं, तो आप भारत के संविधान का शपथ लिए हैं कि सारे नागरिक के साथ आप न्याय करेंगे। आप थोड़ी बहुत हमको पॉलिटिकल अगर सपोर्ट मिला था, क्या कहते हैं दिलीप कुमार जायसवाल साहब, मैं उनसे बात किया था तो मास्टर मुजाहिद आलम से बात किए थे, मैं पटना में था तो मास्टर मुजाहिद आलम का फोन आया था, और दूसरा मेडिकल कॉलेज 2 ये हो गया। बाकी डॉक्टर जावेद साहब हमारी खुल करके मदद कर सकते थे, जो एमपी हैं, उनकी वाइफ का एनजीओ चलता है। अंजार नेमी साहब खुल करके मदद कर सकते थे हमारा, क्या कहते हैं इजहार रश्मी साहब मदद कर सकते थे। इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि इजहार रश्मी साहब हमारे विधायक हैं, अंजार नेमी साहब हमारी माँ के विधायक हैं। और एक बार की बात है, अंजार नेमी साहब जब मेरी माँ को दिल्ली लेकर के आ गए तो बोल रहे थे, क्या कहते हैं तुम्हारा मम्मी का जब सिलीगुड़ी में स्टंट लग गया तो दिल्ली लेकर के क्यों चले गए? तो मामा अंजार नेमी साहब को मैं बताना चाहूंगा, इस वजह से ले गए क्योंकि मेरी माँ बहुत सारी बीमारियों से घिरी हुई थी पहले से ही, और इससे पहले भी आपसे मैं कई बार रिक्वेस्ट किया था कि मेरी माँ उस नर्क में है, निकालिए आप। एक बार हम रो भी दिए थे आपके पास, उस वक्त आपके हेल्थ मिनिस्टर थे, और हेल्थ मिनिस्टर से हम जो मिले थे, जो अब अभी गौर कीजिए ना भाई, हेल्थ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो अगर एजुकेशन मिनिस्टर में अपना पार्ट है, लॉ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिलते हैं। ये किसके लिए? मेरी माँ के लिए, दर्द के लिए। क्योंकि पहली बार मुलाकात करने के लिए गए थे तो हम बात नहीं किए थे, लेकिन अगर होते तो हम उनसे बात करते। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरी माँ को अब देखिए बाज़ाब्ता, और भी तो वहां से बहुत सारा कागज है। एक है क्या कहते हैं
लायंस क्लब का ये है, मेरी माँ का प्रिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल इसमें कई ये है, ये उसमें जो दिखाने के लिए मैं भी लेकर के गया था, दवाई भी खरीद करके दिया था, तो मेरे फादर उसको दवाई खाने के लिए नहीं देते थे। ये 14/7/2023 का है। उस वक्त भी वहां के डॉक्टर मेरी माँ को कहा था कि आप चले जाइए दिल्ली। उसके अलावा स्किन में जो प्रॉब्लम खुजला करके खत्म कर रही थी, रात भर नींद नहीं आ रहा था, डिप्रेशन की पेशेंट थी, डिलीजनल पैरासिटिस की पेशेंट थी, इसलिए हम लाना चाह रहे थे। डॉक्टर बोला था कि पिताजी आपका माँ का इलाज होने के लिए नहीं देगा, तो अकेले लेकर के आइएगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, उतना ही नहीं, उसके अलावा क्या कहते हैं, जो लायंस क्लब के जो स्किन के जो डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर नहीं समझ पा रहा था, सीनियर वहां पर जो था एसोसिएट, उनसे भी पूछे थे, वो बोला कि आपके मदर का स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, उसका नर्व में प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, आप दिल्ली लेकर के जाइए। आप मेरी माँ को भी काउंसलिंग किए थे, प्लस जो जिला का जो है क्या कहते हैं CS साहब, वो भी रिकमेंड किए थे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट वो भी रिकमेंड किए थे, प्लस एक जो पूर्णिया में जो बारबोड़िया है, वो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो बाकायदा डायग्राम बना करके मेरी माँ का काउंसलिंग किया। ये है 9/9/2023 का है कि माता जी जिस घर में आप रहते हैं, जो इसको पति है, पति का रिश्ता ही खत्म हो गया है, प्लस आपकी सौतन है, आपका सौतेला बेटा है, दो आपकी सौतेली बेटी है, उसका हस्बैंड भी आते जाते रहता है। इमरजेंसी में आपको कोई भी अगर मामला होगा तो कोई कहीं नहीं ले। वही हुआ जब 8 फरवरी 2024 को मेरी माँ का हार्ट अटैक हुआ, तो कोई नहीं, मेरा फादर घर से बाहर तक नहीं निकले, जबकि मेरी अम्मी का बेचा हुआ जमीन का गाड़ी खरीदा हुआ था घर पर। मेरी माँ 5 घंटा तक रोती रही, तड़पती रही, कैसे कैसे मेरी बहन को फोन की तो कैसे उठा करके वहाँ कुंदन बाबू के मसले, कुंदन बाबू हम से गरम बेहोश की आलम में, नफ्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, तो बेचारा एम्बुलेंस से किसान भेजा गया। उसके बाद देखते हैं कि जब मेरी माँ बेहोश हो गई, डॉक्टर ये जवाब दे दिया, तो फिर उसी गाड़ी में मेरा फादर मेरी सौतेली माँ को लेकर के वहां पहुंचे। उसके बाद फिर हम जायसवाल साहब से बात किए थे, तो लायंस क्लब के डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, वहां थोड़ा सा होश आया। उसके बाद फिर मेरा बहन भी वहां से जो है ना बहता लेकर के आ रहा था, मेरा बहन भी शाबाश, मैं डांटा, फिर वो गया सिलीगुड़ी हम भी पहुंचे। वहां जो है ना क्या कहते स्टंट लगा, स्टंट लगने के बाद डॉक्टर रिकमेंड किया कि आप दिल्ली लेकर के चले जाइए। पूरा जिस्म मेरी माँ काला काला कर दी थी ये सब चीज देख करके। यहां आने के बाद 4 बीमारी निकला है एक्स्ट्रा। 4 बीमारी में है आपका जो है ना डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, आपको जो बता रहा है वो क्या होता है, अजीब व गरीब, उसको लगता था कि मेरा पूरा जिस्म में सुसुनी रेंग रहा है, कीड़ा रेंग रहा है। तो खैर वो बहुत ही टिपिकल बीमारी है, और ये बीमारी जो हुआ है क्या कहते हैं मेरे फादर की वजह से, क्योंकि शादी के साल भर के बाद से मेरी मदर को डिप्रेशन में ला दिया गया, और डिप्रेशन के पेशेंट खाने पीने में ध्यान रखना छोड़ दी, और खाने पीने की कमी की वजह से आपको डिल्यूजनल पैरासिटोसिस हो गया। और एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी को है, उसको क्या कहते हैं ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तभी दवाई वाई खाई दो, दवाई खाने के बाद मतलब बहुत हद तक खुजली तो कम हो गया है, अब नहीं कर रही है, कीड़ा रेंग रहा है। ये तो डॉक्टर से झगड़ा कर लेते, देखो 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 ना, आंख से मेरा कीड़ा निकल रहा है। कई बार मेरी माँ खुजला करके काला कर दी थी, और ये कई बार मेरी माँ नाक खुजला करके खून निकाल देती, बेहोश हो गई थी, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो खैर अल्लाह का करम है कि इस बीमारी से मेरी माँ को निजात पाया है, लेकिन दवाई उसका जिंदगी भर चलेगा, क्योंकि मेरे फादर ने क्या कहते शादी के बाद से प्रताड़ित करके उसका दिमाग का केमिकल इम्बैलेंस बिगाड़ दिया है, सेरोटोनिन डोपामिन का। बाकी डिप्रेशन में गैस लाइट प्रताड़ित करते 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 उसको डिप्रेशन के लास्ट स्टेज में लेकर के आ गया। मेरी माँ सुसाइड करने लगी थी उसको वहां, इसीलिए अजय नेमी साहब इसको यहाँ लाए थे, और यह लाने के बाद मेरी माँ सही हो गई है। उसके अलावा यूरोलॉजी में प्रॉब्लम था, कई डॉक्टर को दिखाई थी, काम नहीं कर रहा था दवाई। यहाँ देखे दवा प्रेसिडेंट सब है, उसके दवाई चल रही है तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बीच में दवाई छोड़ देती है तो उसका परेशानी बढ़ जाता है। इस बार डॉक्टर बोला कि माता जी दवाई बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, अगर दवाई छोड़िएगा तो बाद में चल के ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। प्लस स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, C5 C6 में कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, उसका फिजियोथेरेपी चल रहा है। ये मैनेज कर रहे हैं हम अकेले। भाई आपकी अम्मी का तबियत खराब हुआ, आप दिल्ली से क्या कहते हैं वहां ले गए थे ना, मेरी माँ है, मैनेजमेंट है, बाकायदा डॉक्टरों की टीम है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन था, आपको अगर कुछ कहते तो आप दिल्ली आए थे, जाते। अभी हट के लिए डॉक्टर अशोक सेठ से मेरी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे अशोक सेठ से पहले अतुल माथुर से चल रहा था। क्या कहते हैं यूरोलॉजी में प्रेसिडेंट है, उसके अलावा क्या कहते हैं न्यूरोलॉजी में है, न्यूरोलॉजी में भी एक डॉक्टर है। उसके अलावा क्या कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टर क्या कहते हैं भावना बर्मी है, और दूसरा क्या कहते हैं पुनीत जैन है। और चूंकि बहुत सारा ये है तो हम एक क्या कहते हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन उली साहब हैं, आते मेरी माँ को देखते, मेरी माँ का हालात को देखते, और क्या कहते हैं अगर ये होता तो जाते डॉक्टर से पूछते हैं। बस आते हैं, मेरे फादर आप लोगों को फोन करते हैं, उसका आवाज सुनने के बाद हमको परेशान करना शुरू कर देता है। और सुनिए, एक बार तो आप ये कह रहे थे कि आपका ननियल का आदमी सब ठीक नहीं है, तो आपको जो रिपोर्ट किया था मेरा चचेरा मामू साहब, जो लालच में सराबोर है, मस्कूर मामू, आप जाइए, आपने क्या एक्शन लिया हाबुल मामू पर, कि मेरी माँ के खिलाफ जो इतना बड़ा आरोप किया कि क्या कहते हलाला करवाया, जाकर के पूछिए और नाम लीजिए, और उसमें FIR कोई भी कर सकता है। मैं बता रहा हूं, ये सामाजिक कुरीति है।
और उसका भाई वसीम, वो भी मेरी माँ को जमीन बेचने के लिए प्रताड़ित किया था। यहाँ जाकर के हम पता नहीं हम दोनों जिला के थाना इंचार्ज को खबर किए हुए थे, कि रजिस्ट्रार को खबर किए हुए थे, एसपी साहब को खबर किए हुए थे, पता नहीं कैसे कैसे भी जमीन बेच लिया। इतना स्ट्रॉन्ग तंत्र इसी वजह से कि गलत लोग हैं। जिस तरह से उस वक्त मेरा नाना जो परेशान हो गए थे, मेरे नाना को परेशान करने में मेरे चचेरे नाना जो है असीर साहब, मास्टर असीर साहब, वो साथ दे दिए थे। और आज जो है मेरे क्या कहते हैं चचेरे मामू लोग साथ दे रहे हैं सिर्फ दौलत के लालच में। अरे भाई, मेरे फादर को आप पैसा उधार दिए तो जाइए ना, उससे मांगिए ना। उसका 2 बेटा है। वो तो शान से मेरे फादर कह रहे थे कि मेरा 2 बेटा है, तुमको बेटा नहीं मानेंगे, बाप खोजो। तो उनका दोनों बेटा से क्यों नहीं वसूल रहे हैं? क्योंकि वो पैसा लेकर के दोनों बेटा को ही पढ़ाया है ना। ऐसी बात थोड़ी नहीं कि हमको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा दिए। मतलब क्या बताऊं, मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके हम गुजारा किए हैं। फिर भी हम बोले थे कि आप तौबा दिल्ला करके मस्जिद अगर जुड़ जाइएगा तो आपको जो है, जो आपके खर्च के लिए जो मुनासिब है, जो क्या कहते हैं, जो कोर्ट की तरफ से आता है, हम देंगे। आप एक तरफ जॉब भी कर रहे हैं, हमको बदनाम भी कर रहे हैं। एलआरपी चौक में आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के लिए मैं इजाजत नहीं दिया था। और ये हिंदुस्तान का कानून में है कि फादर अगर जॉब करे तो बेटा से पैसा नहीं मांग सकता है, डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। और दुनिया के पास मेरा शिकायत कर रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले राजा मुखिया से बात हुई थी, बलिया पंचायत के थे। वो भी कह रहे थे कि एक आदमी मौता हो गया था, आपके घर में गए, आपका फादर बोल रहा था कि देखो ना अपने माँ को किडनैप करके रखा है, हमको पैसा नहीं देता है। पैसा जब तक वो जॉब नहीं करता था मैं पैसा देता था। और ऐसी बात नहीं है, जब स्टूडेंट लाइफ में था उस वक्त हम पैसा दिए थे, एक मशीन का लोन था। स्टूडेंट लाइफ में जब उसका गला में पोलिप हो गया था, डॉक्टर कैंसर घोषित कर दिया था, मैं ट्यूशन पढ़ा करके 1 साल हम मेरा गैप भी हुआ है, ट्यूशन पढ़ा करके मैं उसका इलाज कराया था। बीच में जलफला में पढ़ाता था, हार्ट अटैक हो गया था, हम गए तो सब भाग गया, सवा जुबा सब भाग गया। भैया आ गए, आकर के वहाँ जाकर के इसको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिए थे डॉक्टर क्या कहते हैं राकेश यादव सर के यहाँ। उनके फ्रेंड थे डॉक्टर यूसुफ अमल, उसके बच्ची को हम पढ़ाए थे। उसके बाद एक बार और मेरा पूरा बॉडी फेल्योर करके आकर के पूरा बॉडी चेकअप करवाया। ऐसी बातें की नहीं की है। तो क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों का प्रताड़ना, मतलब ये अजीब हाल बात। पूरा बॉडी चेकअप करने का कुछ नहीं निकला। डॉक्टर क्या कहते हैं राकेश यादव के वजह करके बोले थे हमारा स्टंट जॉइंट चिपक गया, पिचक गया, ये हो गया, वो हो गया, डांट लगाया वो। और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड से जो बात के बोला कि नहीं इसको बीमारी कुछ नहीं, बहाना करने की आदत है इनको। फिर हमको यहां तक बोल दिए कि हम मर भी जाए तो जनाजे में मत आना, तो हम सब्र कर लिए। मेरी माँ है, मेरी माँ ही सर हर कुछ है, हम बाप खोजने के लिए क्यों जाए? ऐसे बोले थे कि बाप खोजो जाकर के, बाप खोजने के लिए क्यों जाएंगे हम? और थोड़ा ना है कि वो सब घटिया लोग कुछ है कि क्या कहते हैं, मैं मैसेज सिद्दीकी के बाद जाकर के बोला था कि हम बाप हैं, बाप की तरह से मान रहे हैं। बहुतों का वालिद नहीं होता है। और मैं तो कहता हूँ मुझे दुख और दर्द के साथ होता है कि काश मेरे वालिद ऐसे नहीं हुए होते। मैंने हमेशा से कोई ऐसा कदम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे क्या कहते हैं हमारे वालिदैन को हमारे वजह से क्या कहते हैं शिकायत सुनना पड़े। एक मेहनत मुशक्कत परेशानी से लेकर के एक इज्जत दिया मैं, लेकिन हमारे इज्जत को खराब करने के लिए किस तरह से वो निकल पड़े हैं। वो एक सवाल है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि आपका घर का माहौल तो ऐसा नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था, लेकिन जब शाहबाज हमारे घर में परिवार में घुसा, उसके बाद क्या कहते हैं इंजीनियर असलम मलिक, मास्टर मुजाहिद आलम और बाबर, ये 4 लोग जब से घुसा है हमारे परिवार जो है ना खराब हो गया है। अब उसमें भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इधर मेरे परिवार के लोग इन राजनेताओं को इन्फ्लुएंस किए हैं या ये राजनेता हमारे परिवार के लोगों को के माइंड चेंज किए हैं। ये फैक्ट है। मेरे फादर को अधिकार है फेसबुक में बात क्या कहते हैं पोस्ट डालने का, उसका तो जस्टिफिकेशन मेरी माँ दी थी, दे चुकी है, मैं भी दे चुका हूं। तो मेरी मां बोली कि फेसबुक का जवाब फेसबुक से। तो इसमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि हमें लौटने की जरूरत है आज से 30 साल पहले तक। हमारा आज से 30 साल पहले का जो समाज था वो संगठित था, और ये क्या कहते हैं अच्छे लोग संगठित थे। आज बुरे लोग संगठित हैं। और इससे पहले बहुत पहले क्या कहते हैं नेपोलियन हिल ने भी कहा, द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपुल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपुल। ये 4 मुट्ठी के लोग मुझे जो नजर आ रहा है यही है क्या कहते हैं मेरे परिवार का जो है, वही मेरा फादर, मेरा 2 सौतेला भाई, मेरा अपना बहन भी सौतेला बहन भी, इधर मेरा ननियल से वो हाबुल मस्कूर और क्या कहते हैं वसीम मामा, और क्या कहते हैं दिल्ली में उनका जो है क्या कहते हैं उसका जुल्फ़कार अली भुट्टू मेरा भाई, और क्या कहते हैं उसका जो भागिन दामाद वो, और इंजीनियर असलम मलिक। ये सारे लोग पूरा हिला करके रख दिए हैं गलत का साथ देने के लिए।
तो इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे लोग जो हमको जो प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुदा के वास्ते आप लोग प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए। अगर कोई अगर है तो आप जाइए ना, आप इस तरह का कोई भी जस्टिफिकेशन देना चाहते हो आप जाइए ना प्रशासन के पास, आप जाइए ना हमारे सरिया में। हम तो मेरे सरिया से मिल करके आ गए। इतना आसान नहीं है। उस वक्त का जमाना अलग था। मेरा नाना जो है वही मैं स्टडी किया, मेरा नाना और मेरे मामा वो लोग जो खून के आंसू हुए, अब वो जमाना चला गया है। मेरी माँ को हिला नहीं सकते यहां से, क्योंकि मेरी माँ जो है ना क्या कहते हैं, बिल्कुल कसम खा ली है, एकदम बिल्कुल कसम खा ली है। वो सारा चीज को समझ में आ गया है। और एक गंदी राजनीति एक मां के साथ, भाई ऐसे भी तो है कि एक मां के लिए किसी के पास जाता है तो तड़पता है। मैं दिल्ली में भी जाता हूं, जो भी इस तरह का मामला को सुनते तो गैर आदमी तड़पता है। मैं अपनी मां का सेहत के लिए, मैं अपनी मां को सशक्त कराने के लिए कितने लोगों के पास रोया हूं, कितने लोगों से बात किया हूं। आप लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी है। भारत के संविधान का शपथ लेकर के आप लोग राजनेता अगर बनते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है। गलत लोगों को सपोर्ट ना किया जाए। मैं पहले भी बोला था कि राजनीति में अच्छे लोगों को आने की जरूरत है, और राजनीतिक जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स में भी देखने की जरूरत है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर गलत लोगों को राजनीतिक अगर संरक्षण मिलता है तो यही हाल है जो मैं झेल रहा हूं। और माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे राजनीति करने का कोई शौक नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं एक टीचर हूं और टीचर ही रहूंगा जिंदगी भर। लेकिन पिछले 6 साल से मेरी मां को वापस ले आने के लिए मैंने बहुत कुछ सीख लिया। और एक जो मॉडल प्रिपेयर किया हूं, उसका जो मेरा टॉपिक है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, अब मैं पूरी दुनिया में प्रसारित करूंगा, क्योंकि मानवता खतरे में है। और मानवता को तार तार किया गया है इन द किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। तो अब हमारे बहुत सारे लोग हैं कि अब तक राजनीतिक लोगों से आप बात कर चुके हैं, आप स्ट्रेटेजी चेंज करके लोगों से, आम जनता से जुड़िए। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि आम जनता जो है ना सच्चाई के साथ आज भी है। आज भी 98% जो आदमी है, आम जनता जो है, वो सच्चाई के साथ है, जो हक के साथ है। और आज भी मैं बता रहा हूं, अपना किशनगंज जिला में मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बावजूद, और देश के सर्वोच्च पद के लोगों से मिलने के बाद, मिनिस्टर से मिलने के बाद, जिला में प्रोग्राम करने के साथ अपनी मां को 6 साल तक उस नर्क से नहीं निकाल पाया। क्यों? एक अपोलिटिकल होने की वजह से। तो समाज के, निजी समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके हैं, जो मजलूम है, जो बेसहारा है, पता नहीं उनके साथ कितने अन्याय होता होगा। तो मैं वचन देता हूं, जिस तरह से अपनी मां को मैं क्या कहते हैं, सुरक्षित किया हूं, उसको सशक्त किया हूं, और आने वाले दिनों में भी सशक्त करूंगा। चाहे इसके लिए मुझे मानवाधिकार आयोग जाना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे महिला आयोग जाना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे क्या कहते हैं, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट का कंस्टिट्यूशन बॉडी है, वहां जाना पड़े, नेशनल मेडिकल कमीशन जाना पड़े, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जाना पड़े, या फिर जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे। क्योंकि 12 साल की मेहनत का फल मुझे अब मिला है। मुझे एक जो ख्वाब था, जो बचपन से मैं जो देख रहा था कि जब मैं अपने पैर पर खड़ा होऊंगा तो अपनी मां को सशक्त करूंगा मैं। और मेरी मां बहुत हद तक सशक्त हो चुकी है। और मैं भी देखना चाहता हूं कि इसमें कौन कितनी गंदी राजनीति करते हैं, क्योंकि सवालों के बौछार होंगे लोगों से। एक मां को सुरक्षा दिलाने के लिए बड़ा अजीब मतलब यह है। तो जहां तक मैं आम लोगों से जो बात करता हूं, आम लोगों से ये होता हूं कि भले ही आम लोग दबे कुछ लोग हैं, लेकिन सब कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, जुबान से नहीं दिल से बुरा कहते हैं। मेरे फादर की इस हरकत को जुबान से नहीं दिल से बुरा करते हैं। कहते हैं ये 98% नहीं बल्कि 99.95% लोग। हाँ, कुछ लोग उसके साथ हैं। वही बताया कि उन लोगों का जो साथ है, जैसे कि बाबर है, शाहबाज है, उनका रोल क्या कहते हैं, वही है कि अदर मास्टर मुजाहिद इंजीनियर असलम अली को बरगलाने में लोगों का हाथ रहा हो, जो कि पुलिस के पास से लोगों ने बरगलाया था। तो मैं इंजीनियर असलम अली मास्टर मुजाहिद साहब से भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि गुमराही में आप फैसला नहीं ले पाए हैं, अब सच को जानिए। अब तो मेरी माँ खुल करके बात कर रही है। कई बार मेरी माँ बात करने की कोशिश की। मेरी माँ को हमेशा डांट फट करने की जरूरत नहीं है। एक महिलाओं की भी आवाज को भी समझने की जरूरत है। उसके अलावा जो और राजनीतिक लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से भी करना चाहता हूं मैं। इसलिए मैं बात कर रहा था कि जो हमारा जो कुछ मुद्दा है, कुछ मुद्दे में सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट है, वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हमारा किशनगंज जिला क्या कहते हैं, अलग अलग जगह राजनीतिक गुटों में बटा हुआ है। ये तो आरजेडी का आदमी है, ये तो जेडीयू का आदमी है, वो तो इसका है, वो तो इसका है, वो तो इसका है। और विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आदमी है, तो वो कोई फलाने का आदमी है, 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 और आकाश से सारा मिलता है।
और अभी 2-3 दिन से जो है क्या कहते हैं मेरे फादर जो एक्टिव हो गए हैं। पहले सुना था कि बीच में शांत हो गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके 2 आका का नाम ले लिया मास्टर मुजाहिद और इंजीनियर असलम मलिक का। क्योंकि पिछली बार वही मेरे फादर से जो टीचर के पास जो एक शिकायत कर रहा था, एक टीचर ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा था कि कुछ विधायक या भूतपूर्व विधायक हमको क्या कहते हैं परेशान कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कुछ लोगों का, क्योंकि मेरा अभी पर्पज जो है एजुकेट करना, सच्चाई को देना। और बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, जरूरत पड़ेगा तो मैं सीबीआई के पास भी जा सकता हूं इस मैटर का इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए। और ठीक है, मेरी माँ अभी डिप्रेशन में है, वो क्या कहते हैं डरती है, वो क्या कहते हैं एफआईआर नहीं करना चाहती है, तो मेरी माँ के बिहाफ में मैं भी एफआईआर कर सकता हूं। बराए मेहरबानी समाज के लोग जो है ना, मुझे ये बात मत कहिए, क्योंकि मामला टिपिकल है, बहुत ही पेचीदा मामला है। एक अलग राजनीति की वो पिछले बार डॉक्टर से भी डिस्कस किए थे, तो राजनीतिक मैटर को राजनीति से भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ा अजीब है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं भाई। पहले के जमाने में किसी की तबीयत खराब होती थी, कोई दुख मुसीबत में होते थे, जो परेशानी में होते थे, जो बीमारी में होते थे, लोग एक जगह जमा होते थे। आजकल हर चीज में राजनीति हो गई है। इसीलिए जो क्या कहते हैं विकास वैभव सर जो काम कर रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार, वो बार बार ये बात करते हैं कि क्या कहते हैं राजनीति से उठ करके मानवता को फैलाने के लिए एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि मानवीय मूल्य को पूरा करने के लिए सारे लोग जो अकाउंटेबिलिटी है, डॉक्टर जावेद साहब, दिलीप कुमार जायसवाल साहब तो थोड़ा सा मदद किए थे, इजहार असमी साहब, क्या कहते हैं इजहार नईमी साहब मिलकर के काम किए होते हैं, क्या कहते हैं मास्टर मुजाहिद साहब और क्या कहते हैं इंजीनियर असलम मलिक, तो आज ये कंडीशन नहीं होता। तो चलिए, मतलब क्या कहते हैं इजहार असमी साहब हमारा कोई नुकसान नहीं किए हैं, इजहार नईमी साहब हमारा कोई नुकसान नहीं किए हैं, डॉक्टर जावेद साहब मेरा कोई नुकसान नहीं किए हैं, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 आदमी का तो नुकसान नजर आ रहा है। मेरे फादर को संरक्षण देना, क्योंकि मैं भी कई बार बात किया तो अब क्या कहता हम पर भी डांट पड़ गई मास्टर मुजाहिद साहब का कि 30 साल पहले का बात निकाल रहे हो। भाई 30 साल पहले का बात क्यों नहीं निकालेंगे हम? एक आदमी 30 साल तक शराब पीता रहेगा, अब उसको छोड़ देंगे? जिस चीज का इजाजत अगर नहीं देगा तो उसको, अच्छा बिल्कुल है, शरीयत में है कि एक औरत 4 आदमी को जहन्नम ले जाएगी, जिसमें बाप है, भाई है, सोहर है और बेटा है। अब मेरी माँ खुद ख्वाब देखी है कि क्या कहते हैं मेरा हम जहन्नम में जा रहे थे, मेरा बेटा जहन्नम से निकल करके जन्नत में डाला है। दूसरा मेडिकल कंडीशन है भाई, अभी तो आया है कि क्या कहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है जजमेंट आया कि अगर आप दूसरी अगर शादी करते हैं तो दूसरी पत्नी के साथ इंसाफ होना चाहिए। और हमारे नबी भी ये बात कहे हैं कि आप एक से ज्यादा अगर शादी करते हैं तो पत्नियों में, बीवियों में इंसाफ कीजिए, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी माँ के साथ नाइंसाफी होता रहा, मास्टर मुजाहिद साहब, इंजीनियर असलम मलिक साहब देखते रहे, जबकि मास्टर मुजाहिद आलम साहब जेडीयू के थे और क्या कहते हैं महिलाओं के अधिकार के लिए उसके जो मुख्यमंत्री सर थे वो काम किए थे, और न्याय के साथ विकास। बहुत सारे सवालात उत्पन्न कर रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना। और एक बात कहना कि पारिवारिक मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, क्या मैं पूछना चाहता हूं कि राजनेता किसी पारिवारिक मामले में बात नहीं किए हैं? जहां बात नहीं करना होगा मुद्दे से भटकाएंगे आप? क्या मास्टर मुजाहिद आलम साहब क्या कहते हैं किसान जिला में किसी पारिवारिक मामले में बात नहीं किए हैं? क्या मास्टर मुजाहिद आलम साहब किसी महिला जो बीमार पड़ी है उसको इलाज करने के लिए नहीं गए? क्या मास्टर मुजाहिद साहब किसी महिला अगर बीमार अगर रही है उसके वारिस उसको खबर किया तो इलाज करने के लिए नहीं भेजे? मैं वही कह रहा हूं, फेसबुक में है, आप लोग देखिएगा, नहीं तो हो तो मैं शेयर कर रहा हूं। 29 जनवरी का है, उस दिन भी अगर मास्टर मुजाहिद साहब अगर संज्ञान लेकर के मेरी अम्मी को भेज दिए होते तो 8 तारीख को मेरी अम्मी का हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक हो जाने के बाद आदमी जो है मोरली टूट जाता है, उससे पहले ही क्या कहते हैं आजकल तो मेडिकल साइंस में ऐसा हो गया कि ईसीजी और क्या कहते हैं सारा चीज इको वगैरह करने के बाद जो है पता चल जाता है। उससे पहले ही क्या कहते हैं स्टेंट वगैरह जो है ना लगाना होता है, लगा दिए होते। 5 घंटा तक मेरी माँ बेहोश रही। तो फेसबुक में तो देखते हैं इसका इलाज करवाना है, उसका इलाज करवाना है। मेरी माँ के साथ नाइंसाफी क्यों? इस वजह से कि मेरी माँ बोल नहीं पा रही है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ ये नहीं है। तो मेरी माँ की आवाज बनने के लिए पूरा दिल्ली है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है। और हम भी देखते हैं कि कितना जो है ये लेजिस्लेचर वाले क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर दबाव बनाते हैं। क्योंकि मैं अपनी माँ को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए प्रण लिया हूं और मैं अपनी माँ को संपूर्ण कंप्लीट जस्टिस में दिलाऊंगा। और वही था कि अब क्या कहते हैं, हालांकि हमको दोस्तों फायदा हुआ है सोशल मीडिया से, फेसबुक के माध्यम से जो लोगों से हम बात किए हैं, तो नंबर ऑफ इंटेंसिटी शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग हमको प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं हमको परेशान कर रहे थे अपने माँ को भेज दो, लेकिन वो इंटेंसिटी कम हो गई है। अभी 2 दिन से क्या कहते हैं मेरे फादर जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो खैर कोई नहीं, मतलब वो पता चल जाएगा कि किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि हम जो है ना इसमें आगे बढ़ करके अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए हम काम करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर इस मैटर का हम मीडिया ट्रायल कराएंगे, मीडिया ट्रायल कराने के बाद हम सारे चीज़ों को, क्योंकि इसमें बहुत टिपिकल केस है, इसमें टिपिकल एक तो ये है कि महिलाओं के साथ प्रताड़ित करना, क्योंकि इससे पहले भी सारे लोगों को मैं मेमोरेंडम दे चुका हूँ कि हमारा किशनगंज जिला में महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पर मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा वायलेशन है, वहाँ पर दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दहेज के लिए मेरी माँ को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों का रिलेशन खराब हुआ था इनिशियल फेज में। दूसरा क्या कहते हैं, बहु विवाह, दूसरी शादी करने के बाद देखा है बहुत लोगों का बयान आता है कि भाई आप इंसाफ अगर नहीं करते हैं तो दूसरी पत्नी जो है ना बहुत बीमारी में, मेरी माँ इतना सारे बीमारी का ग्रस्त हो गई। तीसरा 3 तलाक के बारे में बात आता है। 3 तलाक के बाद जब तक कानून बन गया है, एक मैसेज में 3 तलाक अब नहीं दे सकते हैं 2019 से, और अच्छा हुआ है। और तीसरी बात, वो हलाला के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी अभी चल रहा है, बहुत जगह इस तरह के हलाला सेंटर्स हैं। और बाजबता उसके लिए जो साइकोलॉजिकल टर्म जो है स्टॉकहोम सिंड्रोम, जो स्टॉकहोम में एक बैंक रॉबरी हुई थी, उसमें रॉबर्ट जो है ना कुछ लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, जो एक महिला थी उसको क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो गया था, तो उस तरह से क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं गैस लाइटिंग, ये सारा चीज़ अलग मामला है। तो हम देखेंगे, नेशनल मीडिया वालों से भी हम डिस्कस करेंगे, अगर वो डिबेट और डिस्कशन रखते हैं तो उससे भी हमको एक प्लस पॉइंट आएगा। और उसके बाद जो हम ये भी सोशल मीडिया में जो हम बात कर रहे हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, ये सारे चीज़ों का रिपोर्ट लेकर के मैं अगर मेरी माँ हो सकता है एक आध महीने में और भी मजबूत हो जाए, FIR करने के लायक अगर हो जाए तो डायरेक्ट FIR करवाएंगे, नहीं तो इन सारा चीज़ को भेज करके मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसमें सुमोटो एक्शन लिया जाए। और पहले भी मैं बताया था कि इसमें जो एक चीज़ है लिविंग रिलेशनशिप, और लिविंग रिलेशनशिप जो है वो कोई कानून नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। और आज अगर देखा जाए तो पिछले 30 साल 40 साल से अगर देखेगा तो लिविंग रिलेशनशिप की वजह से हमारे समाज में बहुत सारी क्या कहते हैं कुरीतियाँ आई है। आजकल डेली रिपोर्ट में आता है कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से मिलकर के क्या कहते हैं माता का हत्या कर दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से मिलकर के भाई का हत्या कर दिया। अब उसी तरह से बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, बच्चे नशा के आदी हो रहे हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हो गई है। तो दोस्तों ये कोई कानून नहीं है, मतलब ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो इसमें ये हो जाता है। जैसे कि मेरे ही इसमें हमको एक फैक्टर ये नजर आ रहा है कि ज़्यादा लोग प्रेशर नहीं बना पाए, इवन कि नामुल हक सा प्रेशर इस वजह से नहीं बना पाया कि मेरे फादर जाकर उनको कह रहे थे कि हम अगर रिलेशनशिप में भी रहेंगे तब मेरा कुछ नहीं कर सकते, या पुलिस भी आजकल कुछ नहीं करती है, कर पाती है, क्या कहते हैं जो लोग क्या कहते हैं सामने में कुछ गलत करते हैं। क्योंकि इसीलिए मैं पहले भी आवाज़ उठाया था कि भाई लिविंग रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए, ये हमारे भारतीय संस्कृति को ख़त्म कर रही है। इसके लिए आम एक नागरिक को सोचने की जरूरत है, एक जनप्रतिनिधि को सोचने की जरूरत है। बल्कि मैं तो चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं मैं सारे MP से मैं बात रखना चाहता हूँ, और बल्कि मैं रखा भी था बिहार में, क्या कहते हैं एक लेटर दिया था कि मैं सारे MLAs और विधानसभा विधान परिषद के लोगों से बात करना चाहता था। वो लेटर फॉरवर्ड भी हुआ था, पता नहीं अब तक बुलाया नहीं है। तो मैं यही बात करना चाहता था, जिस तरह से बिहार में हमारे नीतीश सर ने जो कि शराबबंदी पर कानून लगाया, जिसकी वजह से महिलाओं की स्वास्थ्य अच्छा हुई है, उसी तरह से पूरे देश में से क्या कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप को बैन किया जाए। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप की वजह से जो क्या कहते हैं बच्चे जो कम उम्र में जो है खराब हो जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ना वो बाद में फिर वो क्या कहते हैं ब्रेकअप होता है, जिसकी वजह से एडिक्शन का शिकार हो रहा है, हिंसा बढ़ रही है। बहुत ज़रूरी है, इसमें सोचने की जरूरत है। मैं इस चीज़ के बारे में हायर लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो जैसे कि कानून 2 है कि अगर इसमें अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इसमें सुमोटो एक्शन लेते हैं तो जो पहले का जो जजमेंट था उसका भी ये हो जाएगा, तो उससे भी एक फ़ायदा हो सकता है। मेरा आगे का प्लान यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सुमोटो एक्शन लिया जाए। तो इसमें 3 तलाक तो खैर बैन हो गया, इसमें क्या कहते हैं पोलीगेमी पर भी बैन हो जाए, या फिर बैन नहीं हो, कम से कम इतना हो कि भाई दूसरी शादी कीजिए, दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तीसरा जो ये मरवजा हलाला होता है जो कि अन इस्लामिक है, और इस तरह का कुछ लोग करते हैं लेकिन हमारा इस्लाम बदनाम होता है, उसमें भी कंप्लीट बैन हो जाए। ये पार्ट है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो जितने भी MLA हैं, सॉरी MPs हैं, जो क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा, उनसे भी एक समान राय तैयार करने के लिए मैं आगे मूव करूंगा, और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी बात करूंगा मैं, और क्या कहते हैं जो अलग अलग NGOs है जो इसके लिए काम करती है उससे भी बात करूंगा मैं। तो फिर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ किशनगंज जिला वासियों से, एक मैं जो मॉडल जो बनाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा अपने आप को मानवता को फैलाने के लिए आप छोड़िए, राजनीति से अलग उठ करके थोड़ा सा काम कीजिए। ये राजनीति 5 साल का है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है दोस्तों। आज ये है, कल ये है, आप बताइए ना, यही चीज़ है ना। मैं तो यही कह रहा था कि चलिए 2 लोगों ने मेरे फादर का सपोर्ट किया, तो बाकी लोग भी तो मेरे सपोर्ट में आना चाहिए था ना। एक सवाल मेरे दिल में आता है, पता नहीं ऐसा हो या ना भी हो, और लोग भी तो क्या कहते हैं खुल करके आते हैं ना, एक दबाव होता है। पर आजकल तो ऐसा पता चलता है कि किशनगंज जिला में जो पंचायती होता है पहले से फिक्स होता है, अच्छे लोग पंचायती में नहीं जाते हैं, तो क़यामत के दिन आप क्या जवाब दीजिएगा?
क्योंकि हदीस है कि सालेह अलैहिस्सलाम का जो है एक उठनी का कातिल 3 था, पूरा गांव गर्क हो गया। तो शरीयत के मामले में तो शरीयत तो सब किसी के लिए है ना, सब किसी को मिलकर के काम करने की जरूरत है ना। बल्कि मैं तो ये भी चाह रहा था कि इसमें जाता तो सारे जिला के जो है जितने भी जो धर्म गुरु हैं, सारे धर्म गुरु को लेकर के जो है ना सर क्या कहते हैं, जो धार्मिक किताब जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज सारे धर्म में है, झूठ मत बोलो, गिबत मत करो, चुगलखोरी मत करो, बहतान मत फैलाओ, हिंसा मत फैलाओ, क्या कहते हैं दिल में लालच मत रखो, दिल में बुग़्ज़ मत रखो, क्या कहते हैं किसी को प्रताड़ित मत करो, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ये करने की ज़रूरत है। और यही सब चीज़ आ जाने की वजह से जो है ना ये अहंकार जो है लोगों को खराब कर दिया है, अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। भाई बहुत सारे राजनेताओं को देखा गया है कि क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं गलत लोगों का साथ दिए है। मेरे फादर, अब बताइए, मतलब एक आदमी इसके बारे में इतना रिपोर्ट खराब है, उसको राजनीतिक संरक्षण मिला जिसकी वजह से वो ये किए हुए हैं। अगर राजनीतिक संरक्षण अगर नहीं मिला होता तो मेरे फादर इतना ये नहीं किए होते और मेरा मैटर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ होता। तो अब फाइनल स्टेज में है क्या कहते हैं मेरा मैटर, और मेरा मैटर हम सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह का ये है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मदद हुई है, क्योंकि मेरी माँ बेहोशी के आलम में थी, बेहोशी के आलम में क्या कहते हैं बोहता से लेकर के किसान तक, तो अल्लाह ही, मेरी माँ भी बोलती है कि बेटा हम तो मर गए थे, और यहाँ आने के बाद उसका जो इलाज हुआ है, इलाज होने के बाद जो तकलीफ से जो है ना उसको निजात मिला है, जो रात भर नहीं सो पाती थी खुजला खुजला करके, वो बहुत खुश है। और मेरा भी जो ख्वाब था, मैं अपनी माँ को सशक्त करना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ पर मेरी माँ को एक तरह से गुलाम बना करके रखा गया था। मैं वही बात क्या कहते हैं सारे लोगों से कहा कि अगर मेरी माँ को अगर वहाँ से आज़ाद करते थे, गुलाम को आज़ाद कराना हो, आप लोगों को बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। लेकिन कुछ लोग फिर क्या कहते हैं मेरी माँ को गुलामी के दलदल में ढकेलने के लिए हमको परेशान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ समाज में अफवाह फैला रहे हैं, मेरे खिलाफ जो है ना क्या कहते हैं राज लेवल के बड़े नेता के पास जाकर के झूठ बोल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया जाए। नहीं तो मैं वही कहा, मदद जो है ना अल्लाह की तरफ से होती है, और अल्लाह की तरफ से होगा हर एक चीज़, अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा, सच होती है। और जहाँ तक ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने वालिद को अभी भी मैं कहता हूँ कि आपकी सारी गलतियों को माफ़ करके मेरी माँ की तरफ से अगर आप जमात में जुड़ जाते हैं, तबलीग से अगर जुड़ जाते हैं, मस्जिद अगर पकड़ लेते हैं, ये सब गंदा राजनीति से अगर दूर हो जाते हैं, तो कोई ये नहीं है। नहीं तो मामला अगर आगे जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। मानवाधिकार के लोगों के सवालों के थपेड़े झेलने पड़ेंगे आपको, महिला आयोग के सवालों के थपेड़े झेलने पड़ेंगे आपको, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो सवालों के थपेड़े झेलने पड़ेंगे आपको, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के सवालों के थपेड़े झेलने पड़ेंगे, नेशनल क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सवालों के थपेड़े झेलने पड़ेंगे। एक जिद पकड़े हुए हैं, प्रॉपर काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती है? अगर चाहते तो हमारे क्या कहते हैं मुफ्ती जसीम साहब मेरी माँ से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, वो जाकर के काउंसलिंग कर सकते थे, गांव के 10 लोगों को लेकर के जाकर के काउंसलिंग कर सकते थे। क्यों नहीं काउंसलिंग इस तरह का होता है? तबलीग का मतलब क्या हो गया? तबलीग का मतलब तो ये भी है ना, और भी समाज के जो ये है क्या मौलवी जाहिद साहब हैं वहाँ हमारे गांव के यंग जनरेशन के लोग इसको बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो खैर, तो दोस्तों मतलब ये था कि चलिए मुसीबत परेशानी दिक्कत तो हर किसी के साथ होती है, लेकिन मैं जो इतना करने के बाद जो हमारा स्टडी का जो पार्ट है, अब मैं इसका रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ और तैयार कर भी लिया हूँ। तो अब अलग अलग जगह में देना ये करना, क्योंकि एक स्टडी के तौर पर मैं एक सजेशन भी दूंगा, क्योंकि एक चूक हुई है लोगों से। अगर मेरे जैसे कि क्या कहते हैं इस मैटर को अगर कलेक्टिवली अगर किया गया था, मतलब मेरी माँ का चूँकि शरीयत का मामला था तो एक आलिम, अच्छे आलिम की ज़रूरत थी, क्योंकि मेडिकल का मामला था तो डॉक्टर की भी ज़रूरत थी। तो अब मैं सारे लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोग अगर पंचायती अगर करते हैं तो पंचायती करने में आप लोग देखिएगा कि अगर शरीयत का अगर मामला है तो एक अच्छे आलिम को रखिएगा, क्योंकि 2 तरह के आलिम हैं वहाँ। कुछ लोग वहाँ के जो मौलवी लोग हैं मदरसा से जो पढ़े हैं उनको शरीयत के बारे में सही जानकारी नहीं है। अच्छे आलिम को रखिए, जो बाहर से पढ़े हैं, जो अच्छे जानकार हैं, उसको रखिए। दूसरा ये है कि अगर कहीं अगर इस तरह की बातें आती हैं, महिलाओं के बारे में आती है, तो एक डॉक्टर को रखिए आप। और इसीलिए मैं क्या कहते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में जो बात कर रहा था मैं, और साइकेट्री के बारे में जो बात कर रहा था मैं, एक टेबो समझता है। साइकेट्री के पास अगर जाते हैं, भाई डिप्रेशन है वो पागलपन नहीं है, डिलीजनल पैरासिटिस है वो पागलपन नहीं है, एंग्जाइटी है वो पागलपन नहीं है। अब पता नहीं एक अलग हम लोगों के किसान जिला में है कि अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए तो पागल ही घोषित कर देता है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहा कि अपने पूरे देश के, मैं तो बाजब था उस वक्त जो हेल्थ मिनिस्टर थे बघेल सर, SP सिंह बघेल सर, और हमारे राज्य के जो वो थे तेजस्वी जी,
दो बात रखा था कि मतलब मास लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ शुड बी डिसेमिनेटेड टू द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और उसमें मैं ये भी लिखा कि क्या कहता है हर जिला के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो साइकेट्री और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अब रखा जाए, क्योंकि वही चीज़ है कि अगर वहाँ पर अगर किशनगंज जिला में अगर क्या कहते हैं ये चीज़ होता तो मेरी माँ इतना 12 साल से परेशान नहीं होती। और यहाँ आने के बाद खुल करके मैं क्या कहते हैं मेरी माँ को साइकेट्री के पास भी ले गया, मेरी माँ को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले गया, मेरी माँ के पास न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी ले गया, और तीनों के कम्बिनेशन में मेरी माँ बहुत अच्छी हो गई है। ये चीज़ है। तो एक बहुत ही, और मेरी माँ को सशक्त करने के लिए मुझे मानवाधिकार से जुड़ना पड़ा, मानवाधिकार के बारे में पढ़ना पड़ा, महिलाओं के अधिकार के बारे में पढ़ना पड़ा, और क्या कहते हैं लॉ के बारे में भी जानना पड़ा। और यही चीज़ कम से कम 5 साल से दौड़ भाग करके जो ये सब किया, हम कम से कम मजबूत हैं। नहीं तो इससे पहले भी 2012 में आए थे, उस वक्त मजबूत नहीं थे। जितना मजबूती के साथ, जितना मुस्तैदी के साथ आज हम खड़ा है, तो ये सिर्फ इस वजह से कि मैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा तो हमको भी मजबूती आई। क्योंकि मैं मानवाधिकार के डायरेक्टर से पास गया था, वो कहे कि भाई अब कैसा बेटा है, ऐसे हालत में आपने क्यों नहीं जाने के लिए दिया। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आपको अधिकार है, बेटा को अधिकार है। लेकिन किशनगंज जिला में ऐसा है कि वहाँ तो कहता है बेटा कुछ नहीं है, माँ बाप के सामने में कुछ नहीं, चलो हटो। कई बार कई लोगों ने कहा कि भाई ये मामला छोड़ो, माँ बाप का मामला है, तुम साइड रहो। फिर मैं यहाँ का आलिम दीन से मैं पूछा, हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो जुनेद हारिस साहब है, भाई ये सब मामला में बेटा को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वालिदैन अगर सरकसी के मामला में हो, वालिदैन अगर गलत अगर रास्ते में हो, तो हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि उसको सुधारें। आप तो बेटा है, आपका सबसे ज्यादा अधिकार बनता है। लेकिन हमारे जिला में तो इसलिए मानवाधिकार ये कहता है कि हर एक आदमी का अधिकार है, चाहे वो फादर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी है। इसलिए क्या कहते हैं ह्यूमन राइट को डिसिमिनेट करने की जरूरत है। हमारे वहाँ क्या कहते हैं वालिदैन अपने औलाद को प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ दिया जाता है, उसको करियर चूज करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है ना कामयाब नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है ना गलत स्टेप ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि एक चीज है, चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, थोप देते हैं। और दूसरी थोपी जाती है अपने औलाद को कि शादी करने में थोप दिया जाता है, लालच में, दहेज के लालच में। इसलिए मैं बात जो कर रहा था कि दहेज प्रथा जो है ना बुरी बला है, थोप देते हैं। और शादी जो बन गया भर कंप्रोमाइज करके जिंदगी भर कंप्रोमाइज करते रहो। मैं हमारे यंग जनरेशन को मैं कहता हूं 2 चीज में कभी कंप्रोमाइज मत करना, नेवर गिव अप। जो इब्राहिम लिंकन साहब का ये था कि आपका कभी नहीं छोड़ना है। करियर को चूज करने में आपका जो इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, आइदर लॉ है, आइदर जर्नलिज्म है, आइदर क्या कहते हैं मास कम्युनिकेशन है, आइदर मेडिकल प्रोफेशन है, बला 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 अगर देखिएगा तो 7000 से ज्यादा जो करियर ऑप्शन है। जिसमें मन करा उसमें करियर बनाइए आप। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर करियर अगर चूज करते हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात, लाइफ पार्टनर चूज करने में, क्योंकि उसको जिंदगी आपको जीनी है। और हमारा हदीस और कुरान में है कि शादी उनसे कीजिए जिनको आप पसंद कीजिए। मोहब्बत होनी चाहिए, और दोनों के बीच में अगर मोहब्बत अगर होगी तो सारा दुनिया जो है ना हंसते खेलते चला जाएगा। ये चीज कीजिए। और एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। किसान जिला वासियों से मैं कहता हूं कि आजकल जो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि पारिवारिक मामले में नहीं बोलना है, तो भाई पारिवारिक मामले में क्यों नहीं बोलिएगा आप? क्योंकि 99% केसेस जो मामला जो होते हैं पारिवारिक मामला का होता है। और पारिवारिक मामले में बोलने का अधिकार जो है ना क्या कहते हैं हमारा भारत का संविधान देता है। आपके पड़ोस में अगर कुछ अगर गलती होती है, आपके पड़ोस में कुछ अगर ये होती है, आपका फंडामेंटल क्या कहते हैं ड्यूटी है। आपके सामने में क्या कहते हैं नाइंसाफी अगर होती है तो आपको खुल करके क्या कहते हैं आपको लड़ना है। अगर आप लड़ने की भी ताकत नहीं है तो जुबान से बोलना है, और उससे भी अगर ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा कहिए। और हमारा शरीयत भी, हमारा हदीस भी, हमारा कुरान भी यही कहता है कि सबसे ज्यादा हुकूक है तो वालिदैन का हुकूक है, सबसे ज्यादा हुकूक है तो औलाद का हुकूक है, सबसे ज्यादा हुकूक है तो रिश्तेदार का हुकूक है। तो यही होता है ना कि बहुत सारा भी संथा में एक केस आया था, मैटर आया था कि बाप बेटा में जो ना इत्तेफाकी हो गई, उसमें लड़ाई मार हो गया। भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी अगर नाइत्तेफाकी अगर होती है, समाज के लोग जाकर के उसको जो है ना, अगर बाप अगर गलत कर रहा था उनको समझाइए, बेटा अगर गलत कर रहा था तो बेटा को समझाइए। भाई कुदरत ने क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के कानून ने, हमारा शरीयत ने सब किसी के लिए जो है ना क्या कहते हैं अपना अपना अधिकार दिया है। हमारा कुरान तो बहुत अच्छी चीज है, और अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है कि सबसे इंसाफ के लिए सबसे अच्छा है। भाई वालिदैन को कहा गया कि अपने औलाद को इज्जत दो, फर्ज है। ऐसा नहीं है कि अपने औलाद के खिलाफ जो है ना क्या कहते हैं हाट में घाट में, चाहे दुकान पान की दुकान, क्या कहते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और सारे राजनेताओं को फोन करके आप शिकायत कर रहे हैं। इसकी इजाजत हमारा कुरान नहीं देता है। और बच्चों को भी कहा गया कि अपना औलाद के वालिदैन का इज्जत करो। तो भाई एक लिमिट होता है ना, एक डर से
अपना इज्जत का जब देखता है कि वालिदैन अगर अपना औलाद को क्या कहते हैं जानलेवा हमला करता है, कई बार क्या कहते हैं मैं क्या बताऊं कि क्या मैं हमारी ज़िंदगी का क्या है। मेरी दादी वो लोग बताती थी, क्योंकि मेरा परवरिश, चूँकि मेरी माँ तो कभी बोहता में, कभी क्या कहते हैं सताल में, नहीं मैके में, तो मेरी दादी फूफी लोग की परवरिश कर रही थी। एक बार मेरी माँ को मार टांग करके दहेज के लिए प्रताड़ित करके ननियल भेज दिया गया, हमको ही रोक लिया गया। तो क्या हुआ, मेरा फादर को गुस्सा उठा के मस्जिद के पास जाकर के हमको कत्ल करने के लिए जा रहे थे। अब बताइए, एक महिला दूध पीता हुआ बच्चा को मैके भेज दे रहे हैं, उसको क्या गुजरी होगी मेरी माँ को, और ये बात सुन करके कैसे गुजरी होगी कि मेरा बेटा को कत्ल करने के लिए जा रहा है। उसके बाद ऐसे ही मेरे वाले साहब मेरी दादी से जमीन लेने के लिए मेरी दादी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। एक बार मेरी फूफी बचाने के लिए गए तो उसका सर में मार दिए, खून निकल गया, अभी भी दाग है उनका। एक बार हम बचाने के लिए गए तो एक कुल्हाड़ी लिए, पिटा 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 पिटा, बगल में पड़ोस में जा करके हमारे वहाँ जो है ना क्या कहते हैं जलील साहब हैं, उनकी बेटी का नाम है ज़्यादा बू कहते थे। बेचारे वो लोग जो टप्पा होता है ना, टप्पा मुर्गी ढकने के लिए हमको छुपा करके रखा, और जाकर के तब जाकर के हमारा मैं जो कुल्हाड़ी उसके हाथ में था, मेरे फादर के इसमें गुस्सा खून सवार था, तो क्या कहते हैं वो थोड़ा उधर चले गए। तो वो रात भर वो लोग हमको रखे थे वहाँ अपने क्या कहते हैं किचन में रख करके, कि हमको खाना भी खिलाए थे रात में, क्या कहते हैं दाल भात, क्या कहते हैं साग, और भी क्या 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 था। तो खैर वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब अता करे। उसकी अम्मी, वो इमरान जो लड़का है उनकी माँ बरसातू, क्या कहते हैं बरसातू भी नाम है उनका, माँ बेचारी इंतकाल कर गई, अल्लाह ताला जन्नत नसीब अता करे। लेकिन जैदा फूफी अभी भी है, उसकी शादी वहाँ हुई है, क्या कहते हैं हल्दी घुड़ा के बगल में कोई गाँव टुपा मारी, ये आलम है। और ऐसा नहीं कि ऐसी बात नहीं कि जब बड़े भी हो गए मेरी माँ को लेने के लिए जाते थे तो मेरा फादर आ जाता, अपने हमारे सौतेले भाव को ऑर्डर देता था कि तुम देख क्या रहे हो, उसको मारो। भाई मैं अपना घर बनाया, मैं वहाँ कितना दर्द है मेरा, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। मैं अपना पूरा पैसा, मेरी अम्मी का पैसा लगा, मेरा पैसा में लगा, और पहले वायदा हुआ था, मैं सौतेली माँ को लिया, दोनों सौतेला भाई को लिया कि देखो छोटी सी जगह है, ये घर में हम रहेंगे और बाकी घर के पूरा बात है, तुम लोग वहाँ चले जाना। वो लोग वादा किया। जब घर बन करके तैयार हो गया तो मेरा फादर इंटेलिजेंटली पहले तो ऐसा कर रहे थे कि घर ही छोड़ दो, बाद में जाकर के वो रजिस्ट्री कर दिया तीनों बेटा को, मेरा दोनों सौतेले भाई को उस घर का मालिक बना दिए। ये नाइंसाफी नहीं हुई। अब मुझे क्या कहते हैं वहाँ पर जब भी जाते हैं वहाँ पर वो लोग स्ट्रेंथ में जाता है, और क्या कहते हैं उसको साथ देने के लिए क्या कहते हैं उसका मेरा सौतेला बहन भी बाबर आलम, वो तो जिस दिन मौलाना गया साहब आया था उस दिन भी आ गया था, और मौलाना गया साहब वो जलील किया जा रहा था, बाबर कुछ नहीं बोला। मेरा दोनों सौतेला भाई था, वो भी आ जाता है, बुला लेता है। एक बार हम गए थे मम्मी को लाने के लिए, वो क्या कहते हैं मेरी सौतेली बहन झगड़ा की और यहाँ करके झगड़ा का चाल होने लगा। ये क्या है? अभी तो सवाल उन लोगों से भी पूछा जाएगा कि मेरी माँ इतनी तकलीफ में थी, क्या मेरी सौतेली माँ को फर्ज नहीं बनता था कि मेरी फादर को समझाता कि क्या कहते हैं इसको भेजिए इलाज करने के लिए, मेरी माँ को समझाता कि चलिए ये बेटा दौड़ दौड़ करके आ रहा है। क्या मेरा दोनों सौतेले भाई को ये फर्ज नहीं बनता था कि आप मेरी माँ को समझाता कि माँ आप चले जाइए, सही में आप तकलीफ में है। कई बार मेरी माँ बेहोश हुई है, कई बार मेरी माँ खुजला करके क्या कहते हैं नाक कान खराब किए। और सबसे बड़ा विनम्र, क्या मेरा सौतेला बहन भी बाबर को ये जिम्मेदारी नहीं था? सिर्फ जाकर के अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहा था। बिशनपुर में जो प्रोग्राम हो रहा था तो बोले आप तुम्हारा भाई आकर के बोला कि बाबर क्यों आया, तो ये हमको बोलने का क्या अधिकार है, क्यों बोलेंगे हम? बात ये हुई थी, वहाँ प्रोग्राम जो हो रहा था हम 20 मिनट का टाइम मांगे थे, क्योंकि प्रोफेसर लोगों को ज़्यादा बोलना होता है, एक्सप्लेनेशन दे करके समझा करके। तो वहाँ पर 5 मिनट में वो लोग परेशान जो करने लगा, तो बाद में हम लोगों से पूछे कि आप लोग क्यों मना कर रहे हैं, तो बोले क्यों हमको मना करते, बोले कुछ लोग हमको मना कर रहे थे। इतनी बात हुई थी, जो आपका मुजफ्फरपुर में जिलमी है और सद्दाम भारती है। उसके बाद जाकर के वो प्रताड़ित किया मेरी सौतेली बहन को कि तुम्हारा भाई बोल रहा था कि बाबर क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पर मास्टर मुजाहिद साहब थे, एसपी साहब भी थे। उसके बाद वो जाकर के मेरे फादर प्रताड़ित किया, मेरी माँ को हफ्ता दिन तक इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि कह नहीं सकते हैं। चीखते थे, चिल्लाते थे, हमको फ़ोन करते थे, हमारे डिपार्टमेंट के जो खुर्शीदर करम साहब था वो इंटरफेयर करते थे, मतलब अलग ये मामला था। और बाद में जाकर के प्रूफ किया तो ये कोई बात ही नहीं है। एक बार वैसे ही मेरा फादर गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे थे, बाबर आलम के नाम से मेरा सौतेला बहन भी सुनता का, कमर साहब का लड़का। तो उसी में क्या कहते हैं हम लोग मना किए, मेरी माँ मना कर रही थी, मेरा फादर मेरी माँ को टॉर्चर करके पैर में मार रहे थे कि लगाओ बेटा को फ़ोन। और यहाँ मास्टर मुजाहिद आलम साहब और असलम मलिक साहब हम बैठे हुए थे, मीटिंग चल रहा था। तो हम लोग बोले कि थोड़ा सा बात कीजिए, तो अंजर असलम मलिक कोई फ़ोन करके मेरे फादर को समझाया भी नहीं। 2 घंटा तक मेरी माँ को मतलब वहाँ पढ़ते हैं हम लोग। मानवता इतना गिर चुका है कि आपके सामने में एक महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, खामोश है। तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी। सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है कि पूरा समाज का आदमी ये कह रहा है कि भाई इस मामले में आपकी बहन, अपना बहन भी जो है ना वो गलत कर रहा है। वो तो गलत इतना किया है कि समाज के लोगों को तो झूठी गवाही दे रहा है। मेरे सामने में जो पुलिस प्रशासन के पास झूठी गवाही दे सकता है कि मेरा नन्हे से शरीयत के मामले में सही करके भेजे थे, और क्या कहते हैं मेरी सास फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, और यहाँ आने के बाद मेरी अम्मी का कितना 5 बीमारी निकला, हार्ट अटैक 100% हो गया। भाई हार्ट अटैक जो हार्ट का मामला जो है
कभी क्या कहते हैं 40%, कभी 50%, कभी 80, कभी 90, तब जाकर के 100% में आता है। तो हम जो दौड़ दौड़ करके जाते थे, मेरी माँ का पुकार रहा था, मतलब कभी कभी इसमें भी आता था, परेशान बेचैन होते थे, क्योंकि देखते थे कि मेरी माँ कभी कभी जो हफ्ता दिन 10 दिन के लिए जो जाते थे, मेरी अम्मी का कंडीशन जो देखते थे, लड़खड़ाती थी, ये करती थी। ये गलत लोगों की झूठी गवाहों की वजह से अभी भी मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मास्टर मुजाहिद आलम और इंजीनियर रुस्तम मलिक, आप लोग मेरे परिवार के क्या कहते हैं, मेरा अपना बहन भी, सौतेला बहन भी, मेरे सौतेले भाई, मेरे फादर और मेरे रिश्तेदार के गलत बयानी की वजह से आप लोग गुमराही में रहे होंगे। तो आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग फिर रिव्यू कीजिए, और रिव्यू करने के बाद इंसाफ वाली बात कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट सारा है, उसको तस्दीक कीजिए। और हमारा क्या कहते हैं, कुरान भी ये कहता है कि कोई भी बात को दूसरे तक पहुंचाने से पहले आप उसको तस्दीक कीजिए। कोई आदमी अगर अपना 2 आंख निकाल करके आपके पास अगर रोए, तो आप उस पर यकीन मत कीजिए, ऐसा भी हो सकता है वो किसी का 4 आंख निकाल करके आया हो। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि हमारे शरीयत में जो बात है, शरीयत की बातों को समाज के जन जन तक फैलाया जाए। मानवाधिकार में जो बात है, मानवाधिकार की चीजों को जन जन तक फैलाया जाए। और क्या कहते हैं, हमारा जो लीगल अवेयरनेस है, भारत के संविधान के बारे में जन जन तक फैलाया जाए। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि पॉलिटिकल लीडर्स को भी क्या कहते हैं, भारत के संविधान के बारे में जो है ना जानकारी दी जाए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि कुछ राजनेता जो अलग अलग ग्रुपिंग के, ये मेरा वर्कर है तो इसका मदद करेगा, दूसरे का मदद नहीं कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि वो राजनेता बिल्कुल जो क्या कहते हैं, संविधान का जो शपथ लेते हैं, साफ ये करते हैं, इसको प्रैक्टिकल में लाने की जरूरत है। और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं, डगलस साहब ने कहा था, इट इज इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ए ब्रोकन मैन। हो सकता है कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल में रिजल्ट न मिले, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले यंगस्टर्स जो पढ़ रहे हैं और पढ़ाई में बाज़ाब्ता, जो हमारा NAP 2020 जो आई है, उसमें बाज़ाब्ता सारे लोगों को यूनिवर्सल मॉडल वैल्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मानवाधिकार के बारे में अलग अलग कुरिकुलम आ गया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले जनरेशन के लोग इसको पढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। फिर दोस्तों, मैं देख रहे होंगे कि एक तो आदत हमारी बन गई है कि किसान दौड़ दौड़ करके अब ये जुड़ गया हूं, तो मैं चाहे रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारी आवाज़ किशनगंज के जो है एक मॉडल के बारे में जो बात कर रहा था, किशनगंज जिला आज भी, मैं क्या कहते हैं, किशनगंज और पड़ोसी जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर दिनाज के बारे में बाज़ाब्ता में लिखता हूँ, हर जगह में लिखता हूँ, हर जगह बात करता हूँ कि वहाँ की कंडीशन को सुधारा जाए, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ एम्स का इस्टेब्लिश किया जाए, AMU सेंटर को डेवलप किया जाए, एक लॉ इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाए, और क्या कहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। और ये एक अंधकार की दुनिया में जो रखी गई, इसमें राजनीति भी है। क्योंकि एक एडू में थे, एक शायद सिद्दीकी साहब, तो वो ये कह रहे थे उस जमाने में हम आपका किसान में प्रोग्राम करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन लोग जाने के लिए नहीं दिए। वहां पर बहुत सारे राजनेता क्रेडिट लेने के चक्कर में अच्छी चीजों को समाज में उतरने के लिए नहीं देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं एक जो रास्ता बनाया था कि ऑल पार्टी मीट रखना चाह रहा था, भाई एजुकेशन में केमिस्ट्री का C अगर होता है, सब कोई मिलकर के तो बात कर सकते हैं ना। महिलाओं के अधिकार के बारे में सबको मिलकर के तो बात कर सकते हैं ना। क्या कहते हैं, कैरियर गाइडेंस के बारे में सबको मिलकर के बात कर सकते हैं ना। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सबको मिलकर के बात कर सकते हैं ना। अच्छे स्वस्थ जल कैसे उत्पन्न हो उसके बारे में सबको बात कर सकते हैं ना। क्यों नहीं, ये जिम्मेदारी है। सारा चीज राजनीति से इस तरह से घुट गया है कि सारे लोग घुटन फील कर रहे हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं, किशनगंज जिला के लोग घुट घुट करके जिंदगी जी रहे हैं ना इंसाफी से। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिसका ये है बिल्कुल चौड़ होकर के गलत भी है तो बचे हुए हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए फिर मैं आह्वान करता हूं, मैं जो बात कर रहा था कि सिविल सोसाइटी को गठन करना बहुत जरूरी है। सिविल सोसाइटी का मतलब यह है कि आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से हैं, एक साथ मिलकर के मानवता को फैलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। ये बहुत जरूरी है। और जिस तरह से क्या कहते हैं, ये सिर्फ आज का ही नहीं, डेट इज द कॉमन प्रॉब्लम, सदियों से होता आया है। जब आज नहीं बल्कि डेट्स बैक, जब से राजशाही था उस वक्त से भी होता है कि जो हमारे जो 3 तंत्र है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तो ये लेजिस्लेचर वालों का जो है ना क्या कहते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के तक दबाव होता है, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। ये बात मैं पहले भी किया था और मेरे मामला में मैं देखा कि लेजिस्लेचर के लोग किस तरह से क्या कहते हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव पुलिस जो होती है, डेट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर, आई एम द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये हमको अधिकार है दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम में कर सकता हूं और करूंगा, तो कोई इसमें रुकावट पैदा नहीं कर सकता है। इसके लिए बाज़ाब्ता है इसका, भले ही अभी नहीं आ पा रहा हूं, अलग सी बात है। किस तरह से मतलब हमारी पुलिस को क्या कहते हैं, हमारे थाना इंचार्ज को क्या कहते हैं लोगों ने गुमराह किया, उसी तरह से एसपी साहब को भी गुमराह किया गया। तो इन्फॉर्मेशन है जो बंद कमरे में जो होता है वो अलग होता है, वार्ड में अलग होता है,
गांव में अलग होता है, पंचायत में अलग होता है, ब्लॉक में अलग होता है, जिला में अलग होता है, वही क्या कहते हैं राज्य में जाकर के अलग हो जाता है और देश में जाकर के अलग हो जाता है, सूरत ही बदल जाती है। जहां तक मैं देखा पिछले 6 साल के सफर में, मैं दौड़ दौड़ करके इस वजह से जाते थे कि मेरी मां तरफ रहती वहां। यही चीज है। बहुत सारे लोग तो हम पर ये कह रहे थे कि आपको राजनीति में आना है, राजनीति में आना, राजनीति में आना। राजनीति मेरा इसमें नहीं है। मैं हार्डकोर एकेडमिशियन हूं, टीचर हूं, केमिस्ट्री का टीचर हूं। तो केमिस्ट्री में हम लोग सीखे हैं कि एक कंपाउंड को जो है क्या करते हैं तो उसको एनालाइज करने के लिए 5 चीजों को टेक्निक किया होता है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया छोड़ करके मैं आया हूं मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और क्या कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को न्याय दिलाने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पहुंचा मैं, और मैं अपनी माँ को सशक्तिकरण के लिए 70% कामयाबी हमको मिल चुकी है, और बाकी 30% कामयाबी चूंकि अल्लाह का दुआ है और मैं कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि पिछले 12 साल से मेरी माँ जिस बीमारी से ये कर रही थी, बिल्कुल रेयर डिजीज था, वो अच्छी हो गई है। आज मेरी माँ खुल करके बात कर पा रही है। और मैं पहले ही कहा था कि पहले मैं माँ की सेवा और उसके बाद मातृभूमि की सेवा। टीचर होने के नाते बहुत सारे लोग किए हैं। आप लोग सुने होंगे चाणक्य, जो क्या कहते हैं मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक, एक खेलता हुआ बच्चा को जो है ना कि धनानंद जो है ना उसको क्रूर शासक था, एक मौर्य डायनेस्टी का क्या कहते हैं संस्थापक, उसके जो सलाहकार चाणक्य एक टीचर थे, अर्थशास्त्र लिखे। उतना ही नहीं, उसके बाद बिंदुसार जो राजा बना उनके भी सलाहकार थे। और ये कहा जाता है कि बिंदुसार जब पेट में था, गर्भ में था, तो चाणक्य जो है क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना थोड़ी मात्रा में जहर दिया करते थे, ताकि वो जहर के लिए रेसिस्ट हो जाए, ताकि वो क्या कहते हैं कोई उसको जहर से ना मार पाए। तो एक बार जो है क्या कहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ जो है ना, वो क्या कहते हैं खाना वो जो खिलाया था वो जहर वाला खाना वो खा गई थी। चाणक्य को पता चला रही बाप इसमें जहर है, तो शायद उसका पेट फाड़ करके जो है ना बिंदुसार को रखा। तो पेट फाड़ने में उसका इसमें काला ये हो गया, इसलिए उसका नाम रख दिया था बिंदुसार। तो बिंदुसार का आजकल देखिए हिस्ट्री में जो अशोका द ग्रेट, उसका पोता बिंदुसार का बेटा जो था, बिंदुसार के चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके एक मौर्यन डायनेस्टी का संस्थापक बना और अच्छा कार्य किया। लेकिन बिंदुसार अच्छा नहीं कर पाया। कहा जाता है कि उसका क्या कहते हैं 16 पत्नियां थी, कई रिपोर्ट्स आता है, और 101 बच्चे थे। तो उलझे हुए थे राजनीतिक, इतनी सारी बीबियां, और कई जगह 3-4 के बारे में रिपोर्ट आता है, तो उलझे हुए थे, अच्छा नहीं आ पाया। लेकिन उसके बाद जो अशोका द ग्रेट जो बना, तो पहले जो 4 साल उनको अपने सेट करने में लगा, उसको उनके सौतेले भाई का साजिश, सौतेली माँ का साजिश को खत्म करने में 4 साल का वक्त लगा। और उसके बाद सिंहासन में जो बैठा, और आज भी अशोका द ग्रेट जो अशोक चक्र जो है, और जिसका शांति और न्याय का जो है एक पर्याय जो बना हुआ है, आज भी देश ही नहीं पूरा विश्व उसका स्मरण करता है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट से पहले, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो ना अशोका द ग्रेट ही नाम पड़ा। और एक सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अशोका द ग्रेट से पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट जो पूरी दुनिया का विश्व विजेता बनकर हिंदुस्तान की पहाड़ी से वो लौट गया था, और उसको लौटाने में हमारे देश के चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर के क्या कहते हैं अशोका द ग्रेट का रथ को उसकी पहाड़ी तक ही रोक दिया। टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक तरफ बाहरी आक्रांताओं से रोकने में चाणक्य का रोल, दूसरी तरफ मौर्यन डायनेस्टी का संस्थापक बिंदुसार का ये, प्लस अशोका के भी इसके लिए भी चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं चाणक्य थे। एक अर्थशास्त्र जो लिखी गई है, एक बहुत अच्छी किताब है वो। उस जमाने में, जिस जमाने में उसके बाद फिर अशोका द ग्रेट अपने राज का विस्तार करके अखंड भारत का निर्माण किए। और उसी में एक हुई कि कलिंग जो नहीं आ रहा था, और कलिंग की जो थी वो कौरव की, वो बेचारा कलिंग की भी लड़ाई लड़ा, जिसमें बहुत सारा नरसंहार हुआ। कहा जाता है 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो उसका धर्म परिवर्तन हुआ। जब वो मैदान में जाकर के देखा, तो देखने के बाद जो है ना बहुत सारे लोगों का नरसंहार देखा, तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। और उसके बाद कौरवी की भी वहाँ मिली थी। उसका जो प्रेम जो बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, अगर देखा जाए, अगर हमको फैसिनेटिंग अगर किसी का प्रेम कथा अगर लगता है, अशोका द ग्रेट और कौरवी का, वो भी वहाँ मिले थे। तो बाद में उसमें गौतम बुद्ध का रास्ता अपनाया, और क्या कहते हैं धम्म का परिदृश्य, शांति का पर्याय बन करके अपने दोनों बेटा को क्या कहते हैं वो श्रीलंका भेज दिए। तो जब अशोका द ग्रेट में धर्म परिवर्तन हो सकता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो और लोगों में क्यों नहीं? आपका जब क्या सिकंदर द ग्रेट, उसको जो विश्व विजेता बनने का जो ख्वाब और लालसा बनकर के आया था, जब मौत हुई थी उससे पहले उसने 3 वसीयत किया। जब मैं मर जाऊं तो सारे वैद्य को, सारे डॉक्टर को जमा कीजिएगा, ये लोगों ने भी हमको नहीं बचा पाया। जब मैं मर जाऊं तो मेरे रास्ते में पूरा धन दौलत को बिछा दिया जाए, और जब मैं मर जाऊं तो हमारे हाथ जो है खाली कर दिया जाए। ये सदियों से रहा है।
जब से दुनिया बनी है आदम अलैहिस्सलाम का 2 बेटा, एक हाबिल और काबिल। हाबिल ने क्या कहते हैं काबिल का कत्ल कर दिया। सदियों से अच्छों और बुरों में जो है ना क्या कहते लड़ाइयाँ हुई है। तो आज वक्त है, आज जरूरत है कि अच्छे लोगों को संगठित होकर के अच्छाई को फैलाना। और अच्छाई को फैलाने के लिए जो मैं बात कर रहा था, क्या कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से। हाँ, मैं जानता हूँ कि आज मैं बदनाम हो गया हूँ। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि रकीब भाई क्या कहते हैं आप जा रहे हैं किसान जिला में सीमांचल के इसमें ये करने के लिए, आप जा रहे हैं, लोग आपको बदनाम कर देगा। हाँ, मेरे दिल में मेरे इसमें मेरे काले छींटे लग चुके हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हक में हूँ और मैं एक नेक काम के साथ शिद्दत के साथ अपनी माँ को कर पाया और मैं कामयाब हो पाया। तो रिपोर्टेशन जो समाज के लोग देते हैं, रिपोर्टेशन से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हक में हैं, अगर सच्चाई में है, तो पूरा दुनिया भी अगर खिलाफ हो तो आपको उसमें चलना है। कोई कुछ नहीं है भाई, क्या होगा, एक टाइम में लोग मार देगा, मौत हो जाएगी ना। हमारे नबी जब सही रास्ते में चले थे, कितने लोग खिलाफ कर रहे थे। तो आज जरूरत है एक एक परिवार में एक एक लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम से कहने का मतलब ये है कि जो शुरुआत जो होती है बच्चों का, जो लर्निंग प्रोसेस जो होता है फ्रॉम टाइम ऑफ कंसेप्शन, इसलिए मैं बात कर रहा था सबसे ज्यादा सुधार करने की जरूरत आंगनबाड़ी केंद्र में, क्योंकि वहां पर जो बच्चे आते हैं 6 साल तक, रिसर्च ये कहता है 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है 6 साल तक होता है वहां पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज में रिश्तेदार को अच्छा होने के साथ साथ समाज के लोगों को भी अच्छा होना पड़ेगा। और वहां पर बच्चे जो सीखते हैं, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ पेरेंट्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ रिलेटिव्स, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ क्या कहते हैं सोसाइटी, दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ टीचर्स। और जहां तक मैं मानता हूं, जैसे कि मेरे फादर का सोच में और समझ में हमारे में जो डिफरेंस हुआ, उसकी वजह यही थी कि बचपन में जो हमको प्रताड़ित, मेरी माँ को प्रताड़ित किया जाता, मेरे मामा उठा करके हमारे स्कूल गोपालपुर में डाल दिए थे। उस वक्त हमारा स्कूल गोपालपुर में वहाँ पर जो टीचर थे वो तालीम के साथ साथ तरबियत में बहुत ज़्यादा जोर दिए थे, जिया साहब, काजिम साहब बोलो। तो हमारा वहाँ घर, हमारा जो माता पिता जो भी था, हमारे टीचर के साथ वही लोग थे। और उन लोगों से जिया साहब हमसे बहुत उम्मीद रखते थे, कहते मेरे वाले साहब को उसको अच्छे से पढ़ाइएगा, लड़का IAS बनेगा। लेकिन मैं IAS की तैयारी करने के लिए मेरा फादर दिल्ली भेजे, 1 महीना का पैसा दिया, उसके बाद पैसा देना बंद कर दिए। +2 करने का पटना में रहते थे, जाए समझे उसके बच्चे से को पढ़ाते थे हम। हमारे स्कूल गोपालपुर में जब था तो क्या कहते हैं कभी पैसा नहीं दिया जाता था। जब छुट्टियां होती थी सब लिस्ट में सबसे ऊपर में सबसे ज़्यादा पैसा बाकी है रकीब का। कुछ पैसा तो मैं जॉब में आने के बाद जमा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे कुरान में किसी वालिद को यह दिया है हक कि अपने औलाद को बचपन में 6 महीना बच्चे को कत्ल करने के लिए जाए, अपनी माँ को कत्ल करने के लिए जाए, अगर आपका बेटा बचाने के लिए उसको कत्ल करने के लिए जाए, उसकी माँ को प्रताड़ित करें, उसको हमेशा रुलाएं, आंसू के रुलाएं? ये तो नहीं दिया है ना। ये सारा चीज वही का है, मोरल डिग्रेडेशन। मैं कह रहा था कि सारा चीज जो है मोरल डिग्रेडेशन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। बिल्कुल 4 आदमी क्या कहते हैं, मेरा फादर, मेरा सौतेला भाई, मेरा सौतेला बहन भी और मेरा अपना बहन भी, इन्हीं लोगों ने पूरे समाज में क्या कहते हैं उन्माद फैला करके रखा है। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि जिला स्तर में जो राजनीतिक लोग होते हैं उन लोगों के पास तो क्या कहते हैं बहुत सारा लोग है, तो वो लोग जो है ना क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन सही नहीं होने की वजह से सही फैसला नहीं ले पाते हैं। और एक मजबूरी होती है राजनीतिक लोगों के साथ, वो लोग हर चीज को देखते हैं कि भाई जैसे वोट है, 10 वोट मिला क्या कहते हैं सपोर्ट में, 10 वोट में 5 वोट मिला अनसपोर्ट में, तो चलो भाई 10 का जीत। इसलिए राजनीतिक लोग ये सोचते हैं कि 5 आदमी अगर जो बोलेगा उसी का बात में यकीन ज्यादा करते हैं। एक आदमी बोलेगा तो भाई नंबर ऑफ पीपल कम है जो सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। न्याय के लिए ऐसा है कि भाई झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं, झूठ आप तक पहुंच जाती है, सच को निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमसे कहे कि भाई आपका बहन भी क्या कहते हैं आपके फेवर में नहीं है, दोनों बहन भी फेवर में नहीं है। तो भाई मेरा घर का मामला था, मेरी अम्मी का मामला था, आप लोग मेरे मामा लोग बड़े अप्रोच क्यों नहीं किए? आज भी 2 मामा जिंदा है हमारे। एक मामा शकील साहब जो पुनः शादी किए फंसी साहब, चूंकि मेरी माँ की सारी बात मेरे मामू लोग बता सकते हैं। और कुछ लोग तो मेरे चचेरे मामू पर रिलाई करते हैं, जो कि चचेरे मामू से क्या कहते हैं मेरे फादर क्या कहते हैं पैसा लिए हैं, जो उनको जमीन लेने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो मोरल डिग्रेडेशन जो हुआ है, ये बिल्कुल मैं सही कर रहा हूं, ये 2 परिवार के बीच में एजुकेशन की कमी की वजह से। और मैं फिर बात कर रहा हूं, एजुकेशन का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट या राजनेता बनना नहीं। एजुकेशन का मतलब है कि यू मस्ट नो क्या कहते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मानव अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, प्लस जो हमारा शरीयत करता है। यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज शुड बी इम्पार्टेड टू दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द नीड ऑफ टाइम। और मैं ये बात कर रहा हूं कि लोग इतना फसाद कर रहे हैं ना, झूठ फैलाते हैं, दूसरे को मार करके आ जाते हैं, फिर आरोपित कर देते हैं। और इस तरह से एक जो साइकोलॉजिकल टर्म है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी या एंटी सोशल पर्सनालिटी, नंबर ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी इंक्रीजेस नाउअडेज। और देखा गया कि मैनी फोल्ड, इट हैज बीन इंक्रीज मैनी फोल्ड।
तो इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार को भी एक कंक्रीट स्टेप लेने की जरूरत है, कानून में भी तरमीम करने की जरूरत है। जैसे कि मैं बताया कि हमारे बिहार के नीतीश कुमार जो शराबबंदी में कानून किए थे, उसी तरह लिविंग रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कानून बनाया जाए, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्री मैरिटल अफेयर और ये सारा चीज बहुत सारे बिगड़ती, इंडियन का कल्चरल वैल्यूज, भारतीय जो संस्कृति है वो खतरे में है। उसके अलावा बहुत सारा फसाद आता है। अगर देखेगा 30 साल का अगर रिपोर्ट अगर देखेगा तो बहुत सारे रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। नशा, आजकल बच्चे हमारे नशेरी क्यों हो रहे हैं? कम उम्र में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ब्रेकअप हुआ बस चलो लगाओ दम मारो दम, ये चीज है। उसके अलावा जो सामाजिक मतलब दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह के बारे में बाजत हाईकोर्ट का यह जजमेंट आया क्या इलाहाबाद का। अगर दूसरी पत्नी में क्या कहते हैं इंसाफ नहीं करते हैं, शादी मत की, ये चीज तो हमारा कुरान में बहुत पहले कहा गया है। मुहज्जब तरीका एक शोहर के लिए दूसरा बीबी, और वो जिसको की शादियां होती 4 शादियां, उसका मामला अलग था। जंग हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारी बेवाएं थी। 4 शादी कर सकते हैं, कंडीशन दिया हुआ है ना। तो पोलीगेमी मैं जो बता रहा हूं कि क्या कहते हैं एक पत्नी को रहते हुए दूसरा पत्नी पर जो अत्याचार जो हुआ, एक मेरा जो मैटर जो है बाजब्ता, इसके लिए तो मैं बाजब्ता इसके लिए मैं थेसिस लिखने वाला हूं और सारा रिपोर्ट हर जगह मैं सबमिट करने वाला हूं और कर भी चुका हूं बहुत जगह। इसको बैन करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। बैन का मतलब क्या होगा? एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने जो कहा था, हर एक आदमी को एजुकेट करने की जरूरत है। और विडम्बना यह है कि आजकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ जो है ना क्या कहते हैं नीट की तैयारी करेंगे, जेई की तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो नहीं है। सबसे पहले के जमाने में जो होता था, 30 साल पहले का जो समाज था वो अच्छा इस वजह से था कि पहले जमाने के लोग थे तो पहले स्कूल में भेजने से पहले हम अपने बच्चों को मदरसा में भेजा जाता था, पहले उसे अच्छा इंसान बनाया जाता था, मारा जाता था, तंबीह की जाती थी कि झूठ बोलने पर। आजकल देखिए ना, झूठ तो आम हो गया है, गिबत आम हो गया है, चुगलखोरी आम हो गया है। यही जो 10 यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, यही तो फसाद का जड़ है। और विश्व शांति के लिए मैं जो बात कर रहा था, अगर हम किशनगंज जिला में एक मॉडल बनाते हैं 17 लाख लोगों का कि हर एक आदमी क्या कहते हैं दिल पाक हो, जिस तरह से हमारे नबी को आए थे आकर के दिल चीर करके जो है ना वो काला हिस्सा निकाले थे, सारे लोगों के दिल को अगर झूठ से, गिबत से, चुगलखोरी से, बहतान से, क्या कहते हैं फितना से, और क्या कहते हैं लालच से, हसद से और हिंसा से, और क्या कहते हैं अहंकार से अगर पाक अगर कर दिया जाए, सेल्फिश अगर हो जाए, तो इसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं बिहार राज्य से पूरा देश से पूरा विश्व जरूरत है इसको। आज इतने अहंकारी लोग बैठे हुए हैं कि बता नहीं सकता हूं मैं। अहंकार को दिलों से निकालने की जरूरत है। आजकल बात में जो यंग जनरेशन जो है बिल्कुल मतलब ये हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं कहता हूं कि भाई मैं आज यहां रहूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा 8 साल हो गया है, 3 साल के बाद हम पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए अदर कंट्रीज भी जा सकते हैं, प्लस 6 साल के लिए विदआउट पे आए थे। हमारे दोस्त अब्रार भाई हैं आर्कांसस यूनिवर्सिटी में छतरगाछ के, योगेश भाई आयुष में आए थे, मशवरा किए थे। अब हम जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहे, एक जो पैगाम मैं जो दिया हूँ, हालांकि ये जो पैगाम जो मॉडल जो उनको मिला है सब कॉन्शियसली मेरी माँ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और बल्कि मैं 4 पॉइंट नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका 17 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि नो पॉवर्टी, कोई आदमी भूखा ना रहे। दूसरा क्या कहते हैं कोई आदमी गरीब ना रहे। दूसरा जीरो हंगर, कोई आदमी भूखा ना रहे। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। 5वां है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। उसके बाद क्या कहते हैं 5वां है क्या कहते हैं क्लाइमेट एक्शन, मतलब पर्यावरण को भी सही करने की जरूरत है। क्लीन एंड अफोर्डेबल क्या कहते हैं एनर्जी के ऊपर, आजकल तो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स खत्म होने जा रहा है, इसके लिए भी लोगों को काम करने की जरूरत है, फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन बहुत जरूरी है। पानी का अगर डिजीज का अगर देखिएगा, मोर देन 80% डिजीज वाटर बोर्न डिजीज है। अच्छा पानी मिल कहाँ रहा है? अगर किशनगंज जिला को अगर देखा जाए दोस्तों, इतना